आज से लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया में ऐसे गेट्स दिखाई देने लगे जो कि एक दूसरी दुनिया से जुड़े हुए थे और इन गेट्स के दूसरी तरफ बहुत शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी रहा करते थे जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का था। ये क्रिएचर्स दूसरी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया के लोगों का शिकार कर रहे थे और इन क्रिएचर्स पर इंसानी हथियारों जैसे बंदूका और ग्रेनेड जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन ऐसे ही अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कुछ लोग सामने आए जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। हर एक हंटर का काम उन दानवों से लड़कर उन्हें खत्म करने का होता है और हर हंटर को एक खास रैंक दी जाती थी। सबसे पावरफुल हंटर को एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी और ई रैंक थी जो कि बाकी के लो लेवल्स वाले हंटर को दी जाती थी। और अगर एक बार किसी हंटर की पावर जाग जाती थी तो उन पावर्स को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। तो कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स गेट्स से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे थे। पर तभी एस रैंक वाली हंटर्स की टीम वहां पहुंचती है और उन सभी क्रिएचर्स से फाइट करके उन सभी लाल पीले क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके ठीक 3 साल बाद एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर वैसा ही एक गेट दिखता है। और अब हंटर की एक टीम वहां पहुंचती है जिसमें कि कुल 12 मेंबर्स होते हैं। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर जिनवू संग नाम का एक बंदा आता है जो कि उन्हीं की हंटर टीम का एक मेंबर होता है। तभी उनकी टीम का एक हंटर दूसरे हंटर से पूछता है कि ये नया लड़का कौन है, शायद जब मैं यहाँ नहीं था तब इसने टीम ज्वाइन करी है, ये कोई खास हंटर है क्या? सभी लोग इसे ही पूछे जा रहे हैं। तभी वो हंटर उसको बताता है कि ये कोई खास हंटर नहीं है बल्कि इस टीम का ये सबसे कमजोर हंटर है। ये हंटर इतना कमजोर है कि ई रैंक की एक मामूली सी लड़ाई ने भी इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था और तब से इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। लेकिन जिनवू उनकी सभी बातों को सुन लेता है लेकिन वो सोचता है कि ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं सच में बहुत कमजोर हूँ। उनकी हंटर टीम की मेंबर्स में एक जूही नाम की लड़की भी होती है जो कि आते ही जिनवू पर बरस जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। दरअसल जूही बी रैंक की हीलर होती है जिसका काम फाइट के दौरान हंटर्स की चोटों को हील करना होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी टीम का लीडर वहां आता है और वो सबको इकट्ठा करके उनको स्पीच देने लगता है कि मेरा नाम च्यूल है और तुम्हारी आज की इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। वो लीडर उनको बताता है कि इस तहखाने के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसीलिए तुम्हें तहखाने के अंदर और भी सतर्क रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवू अब काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके पास वेपन के नाम पर सिर्फ एक चाकू होता है और उसके पास बाकी वेपन्स खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं होते। दरअसल जब हंटर्स तहखानों में से निकलने वाले दानवों से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं तो उन दानवों के पेट में से एक एसेंस स्टोन्स निकलते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं और साथ में बहुत कीमती भी। और हंटर्स इन स्टोन्स को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जिनवू ई रैंक का एक मामूली सा हंटर होने की वजह से किसी भी दानव को नहीं मार पाता था और इसीलिए उसके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो एक चाकू ही खरीद सके जो कि फाइट के दौरान कभी भी टूट सकता है। और अब वो सभी लोग लीडर के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं और अब गुफा के अंदर उन हंटर्स और दानवों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिनवू उस गुफा के अंदर मौका मिलने पर एक दानव को मार देता है और उससे वो एक एसेंस स्टोन ले लेता है। लेकिन तभी एक और दानव उस पर पीछे से हमला कर देता है और अब जिनवू अपने चाकू से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू बीच में से ही टूट जाता है और अब वो दानव जिनवू के पेट में अपना चाकू घुसा देता है। लेकिन तभी उनके हंटर टीम का एक मेंबर वहां आकर उस दानव को खत्म कर देता है और अब हम देखते हैं कि जिनवू का घाव काफी ज्यादा गहरा होता है और उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी जूही सही टाइम पर वहां आ जाती है और वो अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू के घाव को ठीक कर देती है और वो सभी जिनवू को वहां रेस्ट करने को कहते हैं और वो सभी बाकी के दानवों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अब उनकी टीम का लीडर फाइनली उस गुफा के बॉस को अपने एक ही वार में खत्म कर देता है जिससे वहां पर बाकी सभी हंटर्स खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जूही अभी भी जिनवू को हील ही करी जा रही थी और अब जूही जिनवू से पूछने लगती है कि जिनवू सच सच बताना, तुम अपनी मर्जी से ही हंटर बने हो ना, क्योंकि तुम्हारी चोटों को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम जबरदस्ती हंटर बनाए गए हो और अगर ऐसे ही लड़ते लड़ते तुम्हें थोड़ी सी और चोटें लगी होती तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाना था। लेकिन जिनवू जूही से कहता है कि कैसी बात कर रही हो जूही, मुझे कौन भला जबरदस्ती हंटर बनाएगा। हालांकि जिनवू झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे हंटर बनने का कोई शौक नहीं था, वो बस अपने घर के हालातों को संभालने के लिए हंटर बना था। उसकी मॉम बीमार रहती है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई को पूरा करवाना है और इसीलिए उसे हंटर की जॉब को चुनना पड़ा। और अब वो हंटर्स उन डीमंस को लूट कर उस गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है इस बार इन डीमंस से हमें ज्यादा एसेंस स्टोन्स नहीं मिले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन तभी उनके टीम के एक मेंबर को एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह, एक और गुफा, लगता है इसके अंदर और भी लूट का सामान होगा। वैसे ही मेरे बीबी को चौथा बच्चा होने वाला है और हमारे परिवार को इसकी तैयारी करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी टीम का लीडर कहता है कि बिना हंटर एसोसिएशन के आदेश के हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी टीम के मेंबर्स उस लीडर को फोर्स करने लगते हैं, ओ कम ऑन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और तभी उनकी टीम का लीडर ये डिसाइड करता है कि इस चीज का फैसला हम वोटिंग से लेंगे और जिस साइड ज्यादा वोट आएंगे हम उनकी ही बात मानेंगे। और अब वो सभी आपस में वोटिंग करने लगते हैं लेकिन वोटिंग के स्कोर इक्वल आ जाते हैं और अब बाकी टीम के सभी मेंबर्स ने वोटिंग कर दी थी सिवाय जिनवू को छोड़ के। और अब उनकी टीम का लीडर कहता है क्या सोच रहे हो जिनवू, अब पूरा फैसला तुम्हारे ऊपर है। हालांकि जिनवू गुफा के अंदर जाने से डर रहा होता है लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये खतरा उठाना ही पड़ेगा और जिनवू अपना वोट हाँ में दे देता है और सभी लोग उस गुफा के अंदर चले
जाते हैं और अब उस गुफा के अंदर चलते चलते वो लोग काफी आगे आ जाते हैं और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और वो सभी उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ नीली रोशनी अपने आप जलने लग जाती है और जब उनके चारों ओर रोशनी होती है तो उन्हें अपने चारों तरफ काफी बड़े बड़े पुतले नजर आते हैं और साथ ही में वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुतला होता है जो कि बाकी सभी पुतलों से काफी बड़ा होता है। और तभी उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसके हाथ में एक किताब होती है और उस किताब में उस तहखाने के बारे में कुछ रूल्स लिखे होते हैं और अब उनकी टीम का लीडर उन रूल्स को पढ़ने लगता है जिनमें कि पहला रूल होता है देवता का सम्मान करो, दूसरा रूल होता है उसकी तारीफ करो और तीसरा रूल होता है अपनी भक्ति को साबित करो। लेकिन तभी जूही जिन्वो को बाजू से पकड़ती है और उस मूर्ति की तरफ इशारा करती है और वो जिन्वो को बताने लगती है कि इस मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा जिन्वू, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति हमें ही देख रही है जिन्वू। और तभी वहाँ पर बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे नहीं, क्या अब हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गए हैं? ये काफी डरावना है। लेकिन उनमें से एक बंदा उस तहखाने से बाहर जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाजे को छूता है एक मूर्ति जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो हिलने लगती है और वो मूर्ति अपनी कुल्हाड़ी से उस बंदे की तरफ वार करती है जिससे वो बंदा 2 पीसेज में बट जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी चिल्लाने लगते हैं। वो सभी लोग अब यही सोच रहे होते हैं कि अब उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और तभी वहाँ पर एक सबसे बड़ी मूर्ति होती है जिसकी आंखों से आग निकलने लगती है और वो मूर्ति उन सभी पर आग उगलने लगती है जिससे उनकी टीम के आधे हंटर्स वहीं खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। ये सब कुछ जूही देख ही नहीं पा रही थी और वो बिल्कुल सदमे में ही चली गई थी। जिन्वो भी ये सोच रहा होता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने काफी मिशंस देखे हैं लेकिन आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी मिशन नहीं आया। मैंने अपने सामने एक डी रैंक के हंटर को कटते देखा, तो क्या इसका मतलब है क्या हम में से आज कोई भी नहीं बचेगा? तभी उनकी टीम का लीडर उनको कहता है कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना वरना ये सबको मार देगा। और तभी जिन्वो अपने टीम लीडर के हाथ को देखता है जो कि उनके शरीर से बिल्कुल अलग हो गया था। जिन्वो अपने टीम लीडर से पूछता है आपका हाथ कट गया है, लेकिन उनका टीम लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। और वो जिन्वो को अपने हाथ पर पट्टी बांधने को कहता है ताकि उसके हाथ से निकलता हुआ खून रुक सके। उनकी टीम का लीडर कहता है कि हमें मिलकर इसका कोई प्लान निकालना ही होगा। लेकिन तभी उनकी टीम का एक और मेंबर जिसके पास बहुत तेज भागने की एबिलिटी होती है वो कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से इतना तेज भागूंगा कि ये मुझे देख ही नहीं पाएगा। और अब उनकी टीम का वो बंदा पूरा जोर लगाकर वहाँ से भागता है लेकिन तभी वो बड़ी वाली मूर्ति उसे 1 सेकंड से भी कम टाइम में जलाकर वहाँ खत्म कर देती है और वहाँ सिर्फ उसके पैर ही बचते हैं। और एक बात तो साफ हो गई थी, उनको ये पता चल चुका था कि ये चाहे तो हमें एक साथ मार सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। और तभी जिन्वो को वो मूर्ति पर लगे हुए 3 रूल्स याद आते हैं जिनमें पहला रूल था देवता का सम्मान करो। और कुछ सोचकर जिन्वो अपनी हंटर टीम के सभी मेंबर्स को उस मूर्ति के आगे झुकने को कहता है। वो सबको बताता है कि इस तहखाने के अपने नियम हैं और अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इस तहखाने के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और अब जिन्वो जैसा कहता है वो सभी मेंबर्स वैसे ही उस मूर्ति के आगे झुक जाते हैं जिससे वो मूर्ति की आंखें शांत हो जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो मूर्ति बहुत खुश होती है और वो बहुत ही एक घिनौनी सी स्माइल करती है जिससे वहां पर सभी लोग डर जाते हैं। ये कितना घिनौना है यार, ये मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा। और तभी वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मूर्ति अब उन पर हमला नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि हम अब घर जा सकते हैं। लेकिन जिन्वो कहता है कि नहीं, अभी भी 2 रूल्स बचे हुए हैं। और जिन्वो के ये कहते ही वो मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगती है और वो उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है और वो मूर्ति उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिन्वो कहने लगता है कि दूसरा रूल क्या था, हमें देवता की तारीफ करनी होगी। लेकिन तभी उनकी टीम में एक ऐसा मेंबर भी होता है जिसको सभी संस्कृतियों की नॉलेज होती है और वो कहता है कि शायद मैं जानता हूँ देवता की तारीफ कैसी करनी चाहिए। और वो हाथ जोड़कर देवता के सामने प्रार्थना करने लगता है, यानी कि उस मूर्ति के सामने बैठ जाता है। लेकिन वो मूर्ति इससे भी नहीं रुकती और वो स्टैच्यू देखते ही देखते उस मेंबर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इससे उन सभी को ये पता चल जाता है कि हमें देवता को खुश करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। और अब वो सभी उस स्टैच्यू से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा एक पहरेदार के पीछे जाकर छुप जाता है इस उम्मीद में कि अब वो मूर्ति उसे नहीं मार पाएगी। लेकिन जिस पहरेदार के पीछे वो छुपा था उस पहरेदार की मूर्ति उसको बीच में से चीर देती है जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। तभी जिन्वो अपने आसपास सभी स्टैच्यूज को गौर से देखता है। कईयों के हाथ में तलवारें होती हैं तो कईयों के हाथ में कुल्हाड़ियां होती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके हाथ में बाजे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और तभी जिन्वो कुछ सोचकर उन सभी को इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैच्यूज के पास जाने को कहता है, यानी कि देवता की तारीफ करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और जैसे ही वो सभी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास पहुंचते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां बजने लगती हैं। और अब जिन्वो और जूही भी एक मूर्ति के पास खड़े होते हैं लेकिन उस मूर्ति के इंस्ट्रूमेंट्स बज ही नहीं रहे होते हैं। जिन्वो सोचता है कि शायद हम 2 हैं इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है। और अब जिन्वो जैसे ही दूसरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की तरफ भागने लगता है तो वो बड़ी वाली मूर्ति जिन्वो के पीछे पड़ जाती है और वो जिन्वो के ऊपर पैर रखने ही वाली होती है। लेकिन जिन्वो सही टाइम पर वहां से हट जाता है और जिन्वो अब वहां से हटकर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी दूसरी मूर्ति के हाथ में भी हथियार होता है और वो दूसरी मूर्ति जिसके हाथ में हथियार होता है वो जिन्वो के पैर को उसके शरीर से अलग कर देती है। लेकिन अब जिन्वो
हार नहीं मानता और वो किसी तरह से रेंगता रेंगता उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है। और अब फाइनली जिन्वू वाली मूर्ति के भी इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं। इसका मतलब है अब वो सभी सेफ हैं और वो देवता की मूर्ति भी चुपचाप अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। और अब सभी लोग भागकर जिन्वू के पास आते हैं तो वो सभी देखते हैं कि जिन्वू का पैर अलग हो चुका है। और जूही उसके पास रोती रोती आती है और वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हारा पैर फिर से जोड़ दूंगी जिन्वू। लेकिन जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और इसीलिए अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह से खून आ रहा था। और अब हम तहखाने के आसपास का मंजर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टीम के मेंबर्स लाशें बनकर चारों ओर पड़े हुए थे। और अब वो सभी इसका जिम्मेदार उस टीम लीडर को ठहराने लगते हैं कि तुम ही ने लास्ट फैसला लिया था कि हमें इस तहखाने के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनकी टीम में से एक मेंबर कहता है कि बोलो मत, हमने खुद वोटिंग करी थी, इसमें हमारे टीम लीडर की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि ये बहस करने का टाइम नहीं है, अभी भी इस तहखाने का तीसरा नियम बाकी है। और तभी वो मूर्ति अपना हाथ ऊपर करती है मानो कि वो कोई आदेश दे रही हो। और तभी उनकी आंखों के सामने जमीन में से एक बलिस्तान निकलता है, जिसका मतलब है उनमें से किसी एक को वहां पर अपनी बलि देनी होगी। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन उनके टीम में से एक मेंबर उनके लीडर पर ही तलवार तान देता है कि हमें बलि के लिए सिर्फ एक बंदा ही तो चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब उनका टीम लीडर उनकी बात को मान लेता है और वो खुद की बलि देने को तैयार हो जाता है। और वो टीम लीडर जैसे ही उस बलिस्तान के अंदर जाता है तो वहां पर चारों ओर आग जलने लग जाती है। और अब जिन्वू पास में खड़े हुए दो लोगों से कहता है, क्या तुम मुझे उस बलिस्तान के पास में ले चलोगे, मुझे उस बलिस्तान को गौर से देखना है। और अब जैसे ही वो तीनों उस बलिस्तान के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर 3 और लाइट्स ग्लो हो जाती हैं। और अब जैसे ही बाकी के बचे हुए 2 मेंबर्स भी उस बलिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो वहां चारों तरफ नीली रोशनियां जलने लग जाती हैं और उनके चारों तरफ जो पहरेदारों की मूर्तियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे सभी वहां पर घबरा जाते हैं। लेकिन जिन्वू उनसे कहता है कि घबराओ मत, हमें सिर्फ इन मूर्तियों की आंखों की तरफ देखना होगा, इससे वो मूर्तियां हमारी तरफ नहीं बढ़ेंगी। और ये जो तुम नीली रोशनियां देख रहे हो ये सिर्फ एक टाइमर की तरह है और जैसे ही ये टाइमर बंद हो जाएगा इस तहखाने का देवता हमें यहाँ से जाने देगा। लेकिन उन लोगों को जिन्वू की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो लोग कहने लगते हैं कि इस टाइमर के खत्म होने के बाद अगर इस तहखाने के देवते ने हमें मार दिया फिर हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमारा भी एक परिवार है और हमें घर वापस लौटना है। और ये कहकर वो दोनों बंदे जिन्होंने जिन्वू को उठाया होता है वो जिन्वू को वहीं फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। और अब जिन्वू बचे हुए लोगों से कहने लगता है कि हम अगर यहाँ से चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मेरी बात को मानो, ये नीली रोशनियां एक टाइमर की तरह है और जैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाएगा ये मूर्तियां हमें यहाँ से जाने देंगी। लेकिन उनकी टीम का एक और बंदा जिसको अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो भी वहां से भाग खड़ा होता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं, जिन्वू, जूही और वो टीम लीडर। तभी वो टीम लीडर जूही से कहता है कि जूही तुम जिन्वू को यहाँ से लेकर चले जाओ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखना है। लेकिन हम देखते हैं कि जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था और इसीलिए अब उससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। और तभी जिन्वू कहने लगता है कि आप जूही को लेकर इस तहखाने से बाहर चले जाइए। पहले तो वो टीम लीडर ऐसा करने से मना करता है लेकिन जिन्वू बार बार जिद करने लगता है और जिन्वू जूही को अपना वही एसेंस स्टोन देता है जो उसने पिछली फाइट से जीता था। और वो जूही से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए वादा किया था लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वादा अधूरा ही रह जाएगा, ये लो मेरा एसेंस स्टोन, तुम मेरी तरफ से बाहर जाकर खाना खा लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और अब वो टीम लीडर जूही के गर्दन पर एक वार करके उसको वहीं बेहोश कर देता है और वो टीम लीडर जूही के साथ उस तहखाने से बाहर निकल जाता है। और अब उस तहखाने में सिर्फ जिन्वू ही बचा था और अब वो मूर्तियां उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब जिन्वू डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे है ही। सभी लोग यहाँ से जान बचाकर भाग गए क्योंकि उनका एक परिवार था, लेकिन आखिरी में मैं बलि का बकरा बन गया। मेरा भी एक परिवार है जो मेरा घर पर वेट कर रहा है। लेकिन उन मूर्तियों को अब अपनी तरफ आते हुए देखकर जिन्वू ये डिसाइड करता है कि मरना तो मुझे अब है ही, तो क्यों ना इन मूर्तियों से लड़कर ही मरा जाए। और अब जिन्वू जैसे ही अपनी तलवार उठाता है उनमें से एक मूर्ति जिन्वू पर बहुत जोर से हमला करती है जिससे जिन्वू का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है और वो सारे स्टैच्यूज मिलकर जिन्वू को बहुत गंदी तरह से मारने लगते हैं। और तभी उनमें से एक मूर्ति जिन्वू को अपने भाले पर उठाती है और उसी बलिस्तान पर फेंक देती है। लेकिन अब जिन्वू सोच रहा होता है कि मुझे अभी नहीं मरना, काश मैं थोड़ा और जी पाता, काश मुझे एक सेकंड चांस मिल पाता। और तभी वो मूर्ति जिन्वू की तरफ अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देती है जिससे जिन्वू की चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो नीली रोशनी भी बुझ जाती है। लेकिन तभी हमें नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें हमारे लिए प्लेयर की तरह खेलना होगा वरना तुम्हारा हार्ट 1 सेकंड से भी कम टाइम में स्टॉप हो जाएगा। और उस नोटिफिकेशन पर खुद ब खुद यस पर क्लिक हो जाता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन्वू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। पहले तो ये जिन्वू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर जिन्वू अपने हाथों और पैरों को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर पहले की तरह सही सलामत होते हैं और उसके सीने पर भी कोई वार का निशान नहीं होता। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? जिन्वू ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिन्वू के रूम में आते हैं और वो उस तहखाने में हुई घटना के बारे में जिन्वू को बताने लगते हैं। वो हंटर टीम का मैनेजर जिन्वू को बताने लगता है कि तुम पूरे 3 दिनों से बेहोश थे और अब
अब जिनवू अपने टीम के लीडर और जूही के बारे में पूछता है तो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारा लीडर उनका तहखाने में लड़ाई करते करते एक हाथ कट गया था और इस वजह से शायद उन्हें हंटर की जॉब को छोड़ना पड़े, और जूही अभी भी उस तहखाने के सदमे से उबर नहीं पाई है और उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उस तहखाने में तुम्हारे साथ लगभग 12 लोग गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 6 ही लोग आ पाए, और ये घटना होने के बाद जब हमारी सबसे काबिल टीम वहाँ पहुंची तो उस टीम को तुम वहाँ पर बेहोश पड़े मिले। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ ना कोई तहखाना था और ना ही कोई मूर्तियाँ। लेकिन ये बस मेरा सोचना है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कोई चोट नहीं आई होती तो इस पूरी घटना का शक सिर्फ तुम्हारे ऊपर आता। और अब वो हंटर टीम एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर कुछ नई शक्तियों का एहसास हो रहा है। दरअसल मुझे पता है ये एहसास किसी हंटर के लिए सिर्फ एक ही बार होता है और इन शक्तियों को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी रेयर केस में इन शक्तियों का एहसास दोबारा भी किया जा सकता है, जिससे किसी हंटर की शक्तियां सबसे लो लेवल से सबसे हाई लेवल तक यानी कि एस रैंक तक जा सकती हैं। और ये सुनकर जिनवू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं मुझे तो ये शक्तियां नहीं मिल गई। और तभी वो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर उसके सामने एक मानामीटर रखता है। मानामीटर का काम किसी भी हंटर के अंदर की शक्तियों के लेवल को पता करने का होता है। और अब जिनवू एक्साइटेड होकर मानामीटर पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसकी शक्तियों का लेवल सिर्फ 2 अंकों का ही होता है। और ये देखकर वो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनवू से कहता है कि एक ई लेवल के हंटर का स्कोर भी 70 से ऊपर होता है, लेकिन तुम्हारा स्कोर तो सिर्फ 10 ही दिखा रहा है। और ये कहकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन होती है और जिनवू सोच रहा होता है कि बड़ी हैरानी की बात है, ये मैनेजर जो अभी आए थे इन्होंने मेरे से दुनिया भर के क्वेश्चंस किए, लेकिन उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में तो कुछ नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं इस स्क्रीन को मैं ही देख सकता हूँ। और जिनवू उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है और स्क्रीन को टच करते ही उसे तहखाने के वही सीन्स याद आने लगते हैं कि किस तरह से वो मूर्तियां उसे बिल्कुल पटक पटक कर बुरी तरह से मार रही थी। और तब उसे याद आता है कि ये नोटिफिकेशन स्क्रीन तो मुझे एक बार पहले भी दिखाई दी, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी बहन आती है जिसका नाम जिना होता है और वो वहाँ आकर उसे डांटने लगती है कि पता नहीं ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं सारी मुसीबतें कैसे तुम्हारे ही सिर पर पड़ जाती हैं। लेकिन अब जिनवू अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे आगे लगी हुई ये नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी बहन को ये नोटिफिकेशन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होती है। और उसकी बहन उससे कहने लगती है भैया आप कहीं सिर के बल तो नहीं गिरे, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लगता है आपके दिमाग का ठीक से चेकअप नहीं हुआ। लेकिन तभी जिनवू अपनी बहन से इनडायरेक्टली ये पूछने लगता है कि तुम तो अक्सर गेम्स खेला करती हो ना, तो मुझे बताओ अगर गेम में कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम उस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं। उसकी बहन उसे बताती है कि ये तो सिंपल है, नोटिफिकेशन को खोलो और उसे पढ़ लो। और तभी जिनवू उस नोटिफिकेशन को खोलने के बारे में सोचता है और तभी उसके सोचने से उस स्क्रीन में वो नोटिफिकेशन अपने आप खुल जाती है और उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की हेल्प करने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाए। ये सिस्टम तुम्हें डेली कुछ मिशंस देगा और अगर तुम इन मिशंस को नहीं करोगे तो तुम्हें एक बहुत भयंकर सजा दी जाएगी। और जिनवू के सामने उसका आज का मिशन आ जाता है जिसमें कि कुछ एक्सरसाइजेज और रनिंग को बोला होता है। लेकिन जिनवू सोचता है अरे यार अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं ये सब कैसे करूंगा, एक काम करता हूँ मैं सो ही जाता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह बाद में कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो हंटर एसोसिएशन टीम का मैनेजर अपने बॉस को फोन कर देता है और वो अपने बॉस को बताता है कि हम गलत थे, जिनवू को फिर से कोई शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हंटर है। और तभी शाम को हम देखते हैं कि जिनवू अपने बिस्तर पर मजे से सोया होता है और जो मिशंस उसे सिस्टम ने दिए होते हैं उन मिशंस को करने का टाइम ओवर हो जाता है, यानी कि सिस्टम अब जिनवू को सजा देगा। और वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आने लगता है और जिनवू की आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन यही नहीं, जब जिनवू अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड है और जिनवू के सामने उस नोटिफिकेशन स्क्रीन पैनल पर एक 3 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि जब नर्सेज जिनवू के कमरे में जिनवू को चेक करने के लिए आती हैं तो वो देखती हैं कि जिनवू तो अपने कमरे में है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिनवू उस सेंटीपीड से अपनी जान बचाने के लिए उस रेगिस्तान की भरी गर्मी में भागा ही जा रहा था और वो बहुत बड़ा सेंटीपीड उस पर हमले पे हमला किए ही जा रहा था। और जिनवू उस सेंटीपीड से अपनी जान को बचाने के लिए पूरे 3 घंटे के लिए उस रेगिस्तान में दौड़ता है और जैसे ही उसका काउंटडाउन टाइमर खत्म होता है वो फिर से अपने हॉस्पिटल में अपने कमरे में पहुंच जाता है। और अब उसके सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है और उसमें लिखा होता है कि तुमने अपना सर्वाइवल चैलेंज खत्म कर लिया है और इसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। और अब जिनवू को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर वो इन मिशंस को पूरा नहीं करेगा तो शायद सिस्टम उसे इससे भी बड़ी सजा दे। और जैसे ही जिनवू कोई मिशन कंप्लीट करता है तो उसे 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिससे वो थके होने पर अपनी फुल रिकवरी कर सकता है। और सेकंड, उसे एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेंथ एजिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा सकता है। बेसिकली जैसे जैसे उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वो और ताकतवर होता जाएगा। और आखिरी नंबर पर उसे रोज एक लूट बॉक्स भी मिलता है जिसमें रोज अजीबो गरीब चीजें निकलती हैं। लेकिन तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जिससे कि उसके ऑफिसर का फोन आया होता है और वो ऑफिसर जूही को किसी और मिशन में भेजने की सोच रहे होते हैं। लेकिन जूही उस तहखाने में पिछले हफ्ते हुई घटना के बाद अभी भी पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाई थी। लेकिन उसका ऑफिसर काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होता है और वो जूही से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ
हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे टीम लीडर और उस जिन्वो को होश आ गया है। और ये सुनते ही जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी वक्त हॉस्पिटल में जिन्वो को देखने के लिए अपने हाथों में उसके लिए एक गुलदस्ता लेकर जाती है। लेकिन तभी जूही खिड़की के बाहर देखती है तो वो देखती है कि जिन्वो हॉस्पिटल के ग्राउंड में ही दौड़ रहा है और जूही उन फूलों को उसके कमरे में रखकर खुद वहाँ से चली जाती है। और अब जिन्वो को उन मिशंस को करते हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन आज उसे एक स्पेशल लूट बॉक्स मिलता है और जिन्वो जब उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक तहखाने की मिलती है और जिन्वो सोचता है कि शायद ये भी उसके किसी मिशन का कोई हिस्सा होगा। और इसके बाद जिन्वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल में जाता है और उसकी मॉम सो रही होती हैं। दरअसल 4 साल पहले जिन्वो जब अपने स्कूल से वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम जमीन पर नीचे पड़ी हुई हैं। और जब जिन्वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में चेक करवाता है तो वो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब सोती ही रहेंगी। दरअसल तुम्हारी मॉम को एक रेयर डिजीज हो गया है और इस डिजीज का नाम फिटरनल स्लीपिंग डिजीज है और ये बीमारी तब से सामने आने लगी जब से ये अजीबो गरीब गेट्स दिखाई देने लगे और इसीलिए उनकी मॉम आज भी इस बीमारी से सफर कर रही हैं। और अब अपनी मॉम से मिलने के बाद जिन्वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो नया गेट निकला है और जिन्वो अपनी की को जैसे ही उस गेट में लगाता है वैसे ही वहां पर एक इनविजिबल वॉल बन जाती है और अब जिन्वो उस इनविजिबल वॉल से होता हुआ उस तहखाने के अंदर चला जाता है। लेकिन जिन्वो की हल्की हल्की फट रही होती है क्योंकि उसने आज तक किसी भी तहखाने में किसी भी दानव के साथ फाइट नहीं की थी और यहाँ पर उसके खत्म होने के चांसेस पूरे थे। लेकिन जिन्वो किसी तरह से हिम्मत को जुटाकर उस तहखाने के अंदर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ हरे रंग के विचित्र प्राणी आकर उसके सामने टपक पड़ते हैं और उन प्राणियों ने कई बार जिन्वो को पीट रखा है। लेकिन इस बार अपने मिशंस को लगातार करने की वजह से जिन्वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और इसीलिए जिन्वो उन गॉब्लिन्स का डट कर मुकाबला करता है और उन सभी को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत खतरनाक भेड़िया निकलता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसका लोहे का जबड़ा होता है और वो सीधा आकर जिन्वो पर अटैक कर देता है और वो जिन्वो के चाकू को एक ही बार में अपने दांतों से तोड़ देता है। और अब इतने ताकतवर भेड़िए को देखकर जिन्वो के पैर कांपने लगते हैं और अब वो भेड़िया एक के बाद एक करके जिन्वो पर अटैक करने लगता है और जिन्वो उसके एक के बाद एक अटैक को डॉज किए जा रहा था और उस भेड़िए के अटैक्स को डॉज करते करते जिन्वो को अपने अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही थी। और अब जैसे ही वो भेड़िया फिर से अटैक करता है जिन्वो उस भेड़िए के मुंह पर एक जोर से पंच मारता है जिससे वो भेड़िया दूर उड़कर गिरता है। आए मेरे अंदर इतनी पावर कहां से आ गई। लेकिन उस भेड़िए को जिन्वो के उस मुक्के का कोई असर नहीं होता और वो फिर से एक के बाद एक करके जिन्वो पर अटैक्स किए जा रहा था। और अब लड़ते लड़ते जिन्वो सोच रहा होता है कि काश मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं इस भेड़िए को एक ही झटके में खत्म कर देता। और ये सोचते ही उसके सामने उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है और जिन्वो जैसे ही उस इन्वेंट्री पर अपना हाथ रखता है तो उस इन्वेंट्री के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है और अब जिन्वो उस भेड़िए पर अपनी उस स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे उस भेड़िए को कोई खास चोट तो नहीं आती। लेकिन तभी वहां पर एक और भेड़िया आ जाता है और अब वो दोनों भेड़िए मिलकर जिन्वो पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिन्वो उनमें से एक भेड़िए को अपने तलवार के एक ही बार में काट देता है और ये देखकर दूसरा भेड़िया वहां से भाग जाता है और अब जिन्वो एक जगह रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गया है और साथ ही में उसे कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा लेता है। और जब जिन्वो उन भेड़ियों से एसेंस स्टोन्स लूटने के लिए जाता है तो उसे एसेंस स्टोन्स के बदले उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के थ्रू एक अजीब सी चीज मिलती है और साथ ही में उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के अंदर एक स्टोर भी पॉपअप होता है जहां से वो चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद और बेच सकता है। जिन्वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसे अंधेरे में कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और जैसे ही वो ठीक से देखता है तो उसके सामने भेड़ियों की पूरी फौज खड़ी होती है। लेकिन जिन्वो ये सोच रहा होता है कि उस तहखाने में जो हुआ उसके मुकाबले में ये भेड़िए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ सोचकर जिन्वो अपनी तलवार से उन भेड़ियों पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी भेड़ियों को काटने लगता है जिसकी वजह से उसका एक के बाद एक लेवल अप होने लगता है। और अब थोड़े टाइम के बाद जिन्वो वहां पर सभी भेड़ियों को खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान उसकी तलवार पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे और अब जिन्वो सोच रहा होता है कि अभी भी उसे इस गुफा के बॉस को हराना है लेकिन उसका वेपन उसका ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगा। और अब जिन्वो सोचता है कि मैं इस टूटी हुई तलवार के साथ तो उस बॉस को नहीं हरा पाऊंगा और अब तो मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है तो क्या अब मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर जिन्वो ये सोचता है कि अगर मैंने इस गुफा के बॉस को नहीं हराया तो क्या पता शायद ये हमारी दुनिया में एंटर कर जाए और वो मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आकर तबाही मचा देगा जो मेरे से देखा नहीं जाएगा। और इसीलिए जिन्वो गुफा के और अंदर जाने का डिसाइड करता है। और अब रास्ते में जिन्वो को बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर्स मिलते हैं जो कि उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्वो एक के बाद एक उन सभी क्रिएचर्स को धूल चटा रहा था जिससे जिन्वो के लेवल्स अपने आप बढ़ रहे थे। और अब जिन्वो को कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं और जिन्वो को ये पता चल जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे वहां पर एक मॉन्स्टर बैठा है। पहले तो जिन्वो काफी डर रहा होता है लेकिन फिर जिन्वो उन सीढ़ियों से उतरकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले एक पुराना स्टेशन हुआ करता था। लेकिन तभी उसके सामने से बहुत तेज पानी बहता हुआ आता है और जैसे ही वो पानी जिन्वो से टकराता है तो जिन्वो उड़कर दूर जाकर गिरता है और वो देखता है कि उसकी तलवार
तलवार अब टूट चुकी है और तभी पानी के अंदर से उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप निकलता है जो कि उस तहखाने का बॉस होता है और वो सांप जिनवू पर फिर से हमला करता है। लेकिन अब जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस सांप की स्किन इतनी मोटी होती है कि उसकी तलवार से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उस सांप उसे एक के बाद एक करके फटके मारने लगता है। और अब जिनवू ये सोच रहा होता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतने ज्यादा मिशंस किए, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। और अब जिनवू को ये सब याद आने लगता है कि किस तरह से लोग उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा करते थे और उसका मजाक बनाया करते थे। और जिनवू ये सोच रहा होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, असली फाइट वही जीतता है। और ये सब सोचकर जिनवू के अंदर बहुत ताकत आ जाती है और अब वो सांप जैसे ही जिनवू पर हमला करता है, जिनवू उसके मुंह पर चढ़कर अपने हाथों से उसकी मोटी चमड़ी को चीर देता है और उसके नाजुक हिस्से पर वार करता है और जिनवू के हमले से उस सांप की गर्दन से खून निकलने लगता है। और अब जिनवू बार बार यही चिल्ला रहा होता है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और जिनवू ऐसा ही करता है, वो फाइनली उस सांप को खत्म कर देता है। और अब जिनवू के सामने फिर से वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है और एज अ रिवॉर्ड जिनवू को एक खंजर मिलता है जो कि इसी सांप के दांतों से बना है और ये खंजर किसी आम खंजर से 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही में जिनवू को उस सांप की जहर की पोटली भी मिलती है। और अब वो सिस्टम जिनवू को एक मेट्रो स्टेशन में टेलीपोर्ट कर देता है और जब जिनवू उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर सिटी में जाता है तो उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो कि उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो पुलिस वाला उसकी तलवार को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एक हंटर है और वो पुलिस वाला जिनवू को बताता है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। और अब जिनवू उस लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पत्थरों से बने हुए एक बड़े से क्रिएचर ने वहाँ के लोगों पर हमला कर दिया था और वो क्रिएचर डी लेवल का होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं उन हंटर्स में जूही भी होती है जो कि वहाँ पर हंटर्स को ठीक से हील भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके साथ पिछले हफ्ते जो तहखाने में हुआ था उससे वो अभी तक भी नहीं उबर पाई थी। लेकिन अब उनकी हालत को देखकर जिनवू उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और वो अपनी टूटी हुई तलवार को घुमाता है और एक जोरदार वार उस दानव की तरफ करता है और उसके एक ही वार में वो दानव वहीं ढेर हो जाता है। और उस दानव को एकदम खत्म होता हुआ देखकर वो सब सोच रहे होते हैं कि ये हमने नहीं करा तो फिर ये किसने करा। और तभी वो सब पीछे घूमकर देखते हैं तो वहाँ पर जिनवू खड़ा होता है। तभी जूही भी जिनवू को देख लेती है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि जिनवू इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। अब हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में होता है और उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जिनवू हॉस्पिटल में ही एक्सरसाइजेस करता रहता है जिसकी वजह से उसकी काफी अच्छी बॉडी बन जाती है। और तो और इन 2 महीनों में उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। और जब एक नर्स जिनवू के कमरे में जाती है तो वो जिनवू को बिना कपड़ों के देख लेती है। अरे ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। तभी जिनवू उससे पूछता है, कहाँ खो गई मैडम, आपको मुझसे कोई काम था? वो नर्स कहती है, ओह हाँ सर, आपका आज हॉस्पिटल में आखिरी दिन है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिनवू कहता है, मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिनवू उन सभी डॉक्टर्स का थैंक्स करता है। लेकिन उस नर्स को जिनवू इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो नर्स जिनवू का जाते जाते नंबर ले लेती है। उसे ये सोचकर नंबर दे देता है कि क्या पता इन हॉस्पिटल वालों को मेरे किसी टेस्ट के रिजल्ट्स भेजने हो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जिनवू की बहन जिन्हा को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर एक एस रैंक के हंटर का इंटरव्यू देख रही होती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। और वो अपना बैग पैक करके स्कूल के लिए जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसका भाई जिनवू अपने कमरे से बाहर निकलता है जो कि अभी अभी सोकर उठा होता है। जिन्हा जब अपने भाई को इतना टाइम बाद देखती है तो उसे अपने भाई के अंदर कुछ तो अजीब लग रहा होता है। और जब वो चेक करने के लिए पास में जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई की हाइट बढ़ चुकी है। और यही नहीं, वो देखती है कि जिनवू की बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। अरे जिनवू, सच सच बताना, तुम जिम वगैरह जाने लगे हो क्या? जिनवू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस घर पे थोड़ी एक्सरसाइज ही करता हूँ। लगता है तुम लड़के अडल्ट होने के बाद भी बढ़ते रहते हो। खैर, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर उसकी बहन स्कूल के लिए निकल जाती है। और अब जिनवू के सामने फिर से वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें जिनवू देखता है कि उसके पास 12 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से वो अपने शरीर की ताकत या एजिलिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं बढ़ाता, बल्कि वो तो अक्लमंदी वाले पॉइंट को बढ़ाता है। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और जब वो फोन को उठाता है तो वो देखता है कि सामने लैंडलॉर्ड है जो कि जिनवू से पिछले 3 महीने का किराया मांग रहा होता है। पर इस टाइम जिनवू के पास उसे देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं होती। तो जिनवू अपने लैंडलॉर्ड से कहता है, माफ कीजिए, मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। और जिनवू अपने लैंडलॉर्ड से ये वादा करता है कि वो थोड़े टाइम बाद उनको सारे पैसे लौटा देगा। और अब जिनवू काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ही सिर पे होती हैं। और इसीलिए जिनवू सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का कोई ना कोई सोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा, मगर कैसे? मुझ जैसे ई रैंक वाले हंटर को भला कोई ज्यादा पैसे क्यों देगा? एक काम हो सकता है, अगर मैं बड़े रैंक के मिशंस करूं तो, मगर इसमें जान जाने का खतरा होगा। लेकिन मेरे पास अभी पैसे भी तो नहीं है। और जिनवू ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे हंटर्स की एक टीम की तरफ से मैसेज आता है और वो जिनवू को ही इसीलिए चुनते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें अपनी टीम को ही पूरा करना था। और जिनवू के पास थोड़े भी पैसे नहीं होते,
इसीलिए जिनवू बिना सोचे समझे डील को एक्सेप्ट कर लेता है और अब जिनवू अपनी नई टीम के मेंबर्स के साथ मिलने के लिए जाता है और उसकी नई टीम में टोटल 4 सी रैंक और 2 सब डी रैंक के मेंबर्स होते हैं। उस टीम का लीडर खुद को जिनवू से इंट्रोड्यूस करवाता है। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक, तुम्हारा नाम क्या है? फिर जिनवू उसे अपना नाम बताता है। तभी उनकी टीम में से एक छछूंदर पीछे से कहता है, तुमने अपना नाम अभी अभी जिनवू बताया ना? शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा एक और नाम भी है, क्या था वो? हाँ, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। और ये बोलकर वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उनका टीम लीडर उन्हें चुप होने के लिए बोलता है। अरे, अपने नए मेंबर से ऐसे बात करते हैं क्या? और वो जिनवू से इस चीज के लिए माफी मांगता है और वो जिनवू को सारी फॉर्मेलिटीज समझाने लगता है। वो जिनवू से कहता है, वैसे तो मैंने सब कुछ तुम्हें कॉल पर ही बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ हमारा सामान उठाकर हमारे साथ चलना है। और जाहिर सी बात है, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम्हारा लूट में भी कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनवू को दाल में कुछ तो काला लग रहा होता है और वो उस टीम लीडर से पूछता है, आप लोग हीलर को साथ नहीं ले जाते क्या? वो टीम लीडर कहता है, जिनवू ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसी किसी कमजोर टीम के लिए एक हीलर का मिल पाना काफी मुश्किल है, तो हम अपनी सारी रेड्स बिना हीलर के ही करते हैं। जिनवू को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन तभी वो टीम लीडर जिनवू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि अगर तहखाने के अंदर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। और जिनवू उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर देता है और तभी एक और मेंबर भी उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसका नाम जिनो होता है और वो 21 साल का डी रैंक का हंटर होता है। जिनो काफी बड़े घर से होता है और इसीलिए उसने काफी ज्यादा महंगे आर्मर्स डाले होते हैं और ये जिनो का फर्स्ट मिशन होता है। और अब वो लोग जैसे ही उस सी रैंक के गेट के पास पहुंचते हैं, इतने बड़े सी रैंक के गेट को देखने के बाद उन लोगों की टांगे कांपने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा गेट कभी नहीं देखा था। और यार, ये कितना बड़ा गेट है, क्या ये वाकई में सी रैंक का गेट है? मुझे तो नहीं लगता। हे भगवान, यहाँ से हम वापस बचकर जा भी पाएंगे या नहीं? तभी वो टीम लीडर उन सभी लोगों को उसके पीछे चलने को कहता है और वो लोग उस टीम लीडर के पीछे पीछे उस तहखाने में एंटर कर जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही वो लोग काफी अजीब सी चीज महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि उस तहखाने में पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादातर तहखानों में अंधेरा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर तहखाने चमकीले पत्थरों से घिरे होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर तहखानों में रोशनी होती है। तभी जिन्हो जिनवू से पूछता है, जिनवू ये चमकीले पत्थर क्या होते हैं भला? जिनवू उसे बताता है कि ये वो पत्थर होते हैं जो तहखानों में पाए जाते हैं और इनसे काफी तेज रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से तहखानों में अंधेरा नहीं होता। और तभी उनकी टीम का एक मेंबर अपनी मैजिक से वहां लाइट कर देता है और वो लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां की दीवारों में काफी ज्यादा छेद होते हैं और वहां काफी घना अंधेरा होता है। जिनवू को ये बात काफी अजीब लगने लगती है और वो अपने आसपास हो रही चीजों पर कंसंट्रेट करने लगता है। पर वो नया टीम मेंबर जिन्हो वो लगातार बात किया जा रहा था, इसीलिए जिनवू उसे डांट देता है, तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी उन लोगों को कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तभी जिनवू सोचता है, यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है और यहाँ पर चारों तरफ दीवारों में काफी बड़े बड़े छेद हैं, हो ना हो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े कीड़े रहते हैं। और तभी जिनवू उन सभी लोगों को अलर्ट कर देता है, अपने ऊपर देखो, ये कीड़े वहीं से हमला करेंगे। तभी उस तहखाने की छत में से काफी ज्यादा कीड़े निकलते हैं और वो उन हंटर्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो हंटर्स भी अलर्ट हो जाते हैं और तभी एक हंटर उसी छत के अंदर धमाका कर देता है। उस धमाके का उन कीड़ों पर कोई असर नहीं होता और वो सभी कीड़े उस टीम लीडर मिस्टर डोंगसुक की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब तक वो कीड़े मिस्टर डोंगसुक की तरफ हमला कर रहे थे, एक दूसरे हंटर को अपनी एबिलिटी को चार्ज करने का टाइम मिल जाता है और वो 2 सेकंड से भी कम टाइम में अपनी फायर एबिलिटी से वहां सारे कीड़ों को जला डालता है, जिससे वहां ज्यादातर कीड़े खत्म हो जाते हैं और बचे हुए कीड़ों को वो लोग काफी आसानी से मार देते हैं। और उन सारे कीड़ों को खत्म करने के बाद वो टीम लीडर उन इंसेक्ट से मिले हुए एसेंस स्टोन्स को 7 हिस्सों में बांटने का डिसाइड करता है और साथ ही वो जिनवू का शुक्रिया अदा करता है। वो जिनवू से कहता है, अगर तुमने सही टाइम पर बताया नहीं होता कि इंसेक्ट्स हमारे ऊपर से हमला करने वाले हैं तो शायद हम पर अचानक हमला हो जाता और इससे शायद हमें बचने तक का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन तभी एक हंटर को कुछ अजीब लगता है और वो मिस्टर डोंगसुक को अपने पास बुलाकर दिखाता है, मिस्टर डोंगसुक ये देखिए। और वो हंटर मिस्टर डोंगसुक को उन कीड़ों को दिखाता है, ये देखिए मिस्टर डोंगसुक, ये किसी तलवार से कटने का निशान नहीं है, ऐसा लगता है कि इन कीड़ों को बुरी तरह से किसी ने खा लिया हो ना हो अभी भी इस तहखाने का बॉस यही है। मिस्टर डोंगसुक कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तब तो हमें इस तहखाने के और अंदर जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सिटी में एक जिम को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक तेज धमाके की आवाज आती है और जब वो लोग पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक एस रैंक का हंटर जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो अपनी ट्रेनिंग में एक बड़े से पत्थर को या यूं कहें एक बड़े से पहाड़ को अपने एक ही मुक्के में तोड़ देता है। अरे यार ये क्या है, इससे तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। अबे ओए, इसे आकर साफ करवाओ। वहीं दूसरी तरफ वो लोग तहखाने में और अंदर जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें वही सारे कीड़े मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से कोई भी कीड़ा जिंदा नहीं था। वो देखते हैं कि उन कीड़ों को पहले ही किसी ने बुरी तरह से खाकर मार दिया है। अभी चलते चलते जिन्हो जिनवू से पूछता है, तुम्हारे बैग्स ये काफी
भारी होंगे ना, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? जिनवू उससे कहता है, अरे नहीं जिन्हो, इसमें इतना भी वजन नहीं है, और खास तौर पर अगर तुम्हें सिर्फ सामान उठाने के ही 20 लाख रुपए मिल रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन जिनवू को गट फीलिंग आ रही होती है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। ये एक काफी अच्छी टीम है, फिर इसमें हीलर क्यों नहीं है, और इनकी टीम भी अधूरी है, या इनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। और तभी वो लोग तहखाने के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मकड़ियों के जाले ही जाले होते हैं। यहाँ काफी ज्यादा जाले हैं, शायद यही उस बॉस का ठिकाना होगा, तुम जरा रोशनी करना। और वो लोग उन जालों को काट कर आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी वो लोग तहखाने के एंड में पहुंच जाते हैं। और अब उनकी आंखों के सामने जो होता है, वो इस नजारे को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके चारों ओर काफी ज्यादा माना क्रिस्टल्स होते हैं, और उनमें से एक बंदा कहता है, अरे इतने ज्यादा माना क्रिस्टल्स, भले ही ये एसेंस स्टोन्स जितने कीमती नहीं है, पर फिर भी इनकी कीमत $1 मिलियन में होगी। हम तो अब माला माल हो जाएंगे। मिस्टर डोंगसुक, हमारी इस कामयाबी को देखकर आपका भाई भी जलने लगेगा। तभी उनकी टीम में से एक और हंटर उस बंदे को चुप करवा देता है, अरे बेवकूफ, यहाँ इनके सामने ऐसी बात मत करो, वरना ये हम सभी को खत्म कर देंगे। तभी वो लोग उन माना क्रिस्टल्स को आपस में बांटने की बात करने लगते हैं, और जिन्वू से पूछता है, जिन्वू क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? और अब जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मिस्टर डोंगसुक के पास जाता है, और वो मिस्टर डोंगसुक से पूछता है, मिस्टर डोंगसुक, ये जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये लिखा है कि इसे दानवों से मिले हुए एसेंस स्टोन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन माना क्रिस्टल्स तो खुदाई करके मिलते हैं, ना कि दानवों से। आपको नहीं लगता कि इसके 7 नहीं बल्कि 8 हिस्से होने चाहिए? मिस्टर डोंगसुक कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे पहले हमें उस मुसीबत से निपटना होगा। और वो उस गुफा के बॉस की तरफ इशारा करता है, जो कि अभी सो रहा था। अगर हम इस मकड़ी को अभी मार देंगे तो ये गेट अभी के अभी बंद हो जाएगा, और इसीलिए हमें सबसे पहले माना क्रिस्टल्स को खोद कर निकालना होगा। हमें खुदाई करने के लिए बाहर से सामान लाना होगा, और इसीलिए वो जिन्वू और जिन्हो से यहाँ रुकने को कहता है। लेकिन जिन्हो कहता है, ये मेरा फर्स्ट मिशन है, और अगर ये गुफा का बॉस जाग गया तो हमारा क्या होगा? मिस्टर डोंगसुक कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये वैसे भी अभी सो रहा है, और इसके जागने से पहले हम यहाँ वापस लौट जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम ज्यादा शोर मत मचाना। और वो लोग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उन लोगों को ऐसे जाते हुए देखकर जिन्वू ये सोच रहा होता है, कहीं ये लोग हमें यहाँ मरने के लिए तो नहीं छोड़ गए, क्योंकि जिन्वू ने अपने सबसे पहले टीचर से ये सीखा था कि इस काम में तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी, जो सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी उनकी टीम का लीडर एक दूसरे हंटर से कहता है, इस तहखाने का दरवाजा बंद कर दो। और वो दूसरा हंटर उस तहखाने के एंट्री पॉइंट के पास एक जोर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस तहखाने का दरवाजा पत्थरों से बंद हो जाता है, और वो धमाका इतना तेज होता है कि पूरा तहखाना हिलने लगता है। और उस धमाके की आवाज से उस गुफा का बॉस भी जाग जाता है, जिसे देखकर जिन्हो को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। लेकिन वो फिर भी जिन्वो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, और वो जिन्वो को कहता है, जिन्वो तुम कहीं जाकर छुप जाओ, इस बॉस से तो मैं निपट लूंगा। लेकिन जिन्वो को ये पता होता है कि जिन्हो ये काम अकेला नहीं कर सकता, और वो जिन्हो से कहता है, तुम रहने दो, इस बॉस को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। और जिन्वो पिछले तहखाने से मिले हुए उस डैगर को समन करता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगसुक को ये लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी उस मकड़ी को नहीं हरा पाएंगे। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और वापस जाकर सो जाएगी, पर अगर वो नहीं सो रही होगी तो हमें उस मकड़ी को मिलकर मारना होगा। और उन सबकी नजर जिन्हो के कवच पर होती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में होती है। वो लोग कहते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम इस तहखाने से खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर डर जाता है। वो जिन्हो से कहता है कि आप इस बॉस को नहीं हरा पाएंगे। जिन्हो की ये सब बातें सुनकर जिन्हो को भी अपने ऊपर डाउट होने लगता है, लेकिन फिर जिन्हो सोचता है कि मेरे पास अब लड़ने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं, और इसीलिए अब जिन्हो अपना खंजर समन करता है और उस मकड़ी की तरफ अपना पहला अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बूढ़े आदमी और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अपने टाइम का सबसे महान हंटर रह चुका था, और ये चीज उसके चेहरे पर लगे हुए कट्स साफ बयां कर रहे थे। और इसीलिए उसका मैनेजर उससे कहता है, माफ कीजिए बॉस, पर क्या आप मेरी थोड़ी देर ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं? और वो बूढ़ा हंटर अपने मैनेजर की ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वो उस मकड़ी पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था, पर उस मकड़ी पर जैसे इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। और वो मकड़ी जिन्वो पर इतने जानलेवा हमले कर रही थी कि उस मकड़ी का एक सही वार जिन्वो का मिलन परमात्मा से करवा सकता था। लेकिन फिर भी जिन्वो लगातार फाइट किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो ये सब खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये की लेवल का हंटर इस तरह से फाइट कैसे कर सकता है। कहीं इसने हमें अपनी झूठी रैंक तो नहीं बताई? मैंने तो सुना है कि ऐसे लोग अपनी फर्जी रैंक दर्ज करवाते हैं, और ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में काफी मजा आता है। अरे यार, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो लड़ते लड़ते थक गया था, और अगर वो ऐसे ही थकता रहा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। और तभी उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर उसके खंजर की स्पेसिफिकेशंस पॉपअप होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो खंजर उस मकड़ी के किसी सेंसिटिव हिस्से पर मार दे तो वो मकड़ी पैरालाइज हो जाएगी। और अब जिन्वो जैसे ही उस मकड़ी पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो मकड़ी अपने मुंह से एसिड उगलती है, जिसमें जलने से जिन्वो बाल बाल बचता है। अरे यार, अब ये एसिड, बस यही देखना बाकी था। और अब जिन्वो अपनी मूवमेंट स्पीड को 30% बढ़ाता है और उस मकड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने
बनने लगता है और उस मकड़ी के ऊपर जाकर उस पर अपने खंजर से वार करता है, लेकिन वो अपने निशाने से थोड़ा सा चूक जाता है और वो मकड़ी उसे एक ही फटका मारती है और जिन्वू पता नहीं उड़ता हुआ जाकर कहाँ गिरता है। और वो मकड़ी अब जिन्वू पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाली थी और जैसे ही वो अपना पैर उठाकर जिन्वू की तरफ वार करने की कोशिश करती है, जिन्वू अपनी फुल रिकवरी मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जिन्वू वहां से 1 सेकंड से भी कम टाइम में गायब हो जाता है। और जब तक वो मकड़ी जिन्वू को देख पाती, जिन्वू उसके ऊपर से उड़ता हुआ आता है और उसके सेंसिटिव हिस्से पर अपने खंजर से वार कर देता है और जिन्वू इतनी ज्यादा बार वार करता है कि पैरालाइज होने की जगह वो मकड़ी परमानेंट खत्म ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और अब उसे जिन्वू से डर लगने लगता है और इसीलिए वो जिन्वू से कहता है, बॉस आप चाहें तो मैं आपका सारा सामान उठा लूंगा, फिलहाल आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और वो डरते डरते जिन्वू को पानी की बोतल पकड़ाता है और वो सारे माना क्रिस्टल्स की खुदाई में खुद ही लग जाता है। लेकिन तभी डोंगसुक और बाकी हंटर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और जब वो उस मकड़ी को मरा हुआ देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी बूढ़े हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर के साथ बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा हंटर अपने पैरों की मूवमेंट से वहां के सारे मैट्स को जला डालता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सोचते हैं कि इस मकड़ी को जिन्हो ने अपने कवच की हेल्प से मार दिया होगा और अब डोंगसुक जिन्हो से कहता है, मुझे तुम्हारा कवच चाहिए क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है, तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ, तुम एक काबिल हंटर बनोगे, इसीलिए जिन्हो को मार दो और हमारे साथ आकर जुड़ जाओ और अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मजबूरन हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। और अब जिन्हो की तरफ अपनी तलवार उठाकर बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल जिन्हो की तरफ से खड़ा हो जाता है। तो तुम इसका साथ दोगे? मुझे बताइए मिस्टर डोंगसुक, हमें अब क्या करना चाहिए? डोंगसुक कहता है, करना क्या है, इन दोनों को मार दो। और वो सारे हंटर्स उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी जिन्हो के सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हें अपने सामने इन 6 लोगों को खत्म करना होगा। यानी कि सिस्टम को उन 6 लोगों की भनक लग चुकी थी, लेकिन तब तक उनमें से एक हंटर जिन्हो पर अटैक कर देता है और उस हंटर का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिन्हो दूर उड़ता हुआ पत्थरों से टकरा जाता है, जिससे सभी लोगों को ये लगने लगता है कि जिन्हो अब मारा जा चुका है। लेकिन तभी जिन्हो के अंदर से ये आवाज आने लगती है कि भला मैं कैसे भूल गया कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पहले ये चाहता तो नहीं था, लेकिन अब तो ये सिस्टम का ऑर्डर बन चुका है। अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता हूँ तो मैं खुद मर जाऊंगा। और अब जिन्हो वहां से उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी उनमें से एक हंटर जिन्हो के पास जाकर जिन्हो से कहने लगता है, तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि तुम दुनिया के सबसे कमजोर हंटर हो। और उस हंटर के इतना कहते ही जिन्हो अपने डैगर से उस हंटर का गला काट देता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं, अरे इसने हथियार कब निकाल लिया। वहीं अब जिन्हो पर सारे हंटर्स एक एक करके अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन्हो की स्पीड और एजिलिटी उन सबसे कई ज्यादा होती है और जिन्हो उन सभी हंटर्स को एक एक करके बहुत बुरी तरह से मार देता है। जिन्हो अब उन हंटर्स में से 5 हंटर्स को खत्म कर देता है और अब सिर्फ डोंगसुक ही बचता है। और अब डोंगसुक उससे गुस्से में कहता है, माना मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मुझे उन जैसा कमजोर ना समझना। और वो अपनी रीइंफोर्समेंट की हेल्प से अपने शरीर को स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो सोचता है इससे जिन्हो के खंजर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डोंगसुक उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, जिन्हो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो डोंगसुक को अपने एक ही हाथ से रोककर उसे जमीन में पटक देता है। और जिन्हो उससे कहने लगता है, भले ही आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एक बात है जो आपको पता नहीं है कि मैं हर पल ताकतवर होता जा रहा हूँ। और अब डोंगसुक अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मैं तुम्हें सारे माना क्रिस्टल देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जिन्हो डोंगसुक से कहता है कि तुमने 3 बार मेरी जान लेने की कोशिश की और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और अब डोंगसुक कहने लगता है, तुम ये सब करके बच नहीं पाओगे, तुम जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है। और उसके इतना कहते ही जिन्हो उसका गला काट देता है और तभी वो तहखाना भी बंद होने लगता है। इसीलिए जिन्हो को लेकर उस तहखाने से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस तहखाने से बाहर आने के बाद एक लेडी उनका इंटरव्यू ले रही होती है। तो तुम कह रहे हो कि उस तहखाने में सारे सी रैंक के हंटर मारे गए और सिर्फ एक डी और ई रैंक का हंटर ही बचा है। जरूर जिन्हो ने ही अपने कवच की हेल्प से ये सब किया होगा और ये ई रैंक का हंटर तो कहीं जाकर छुप गया होगा। वहीं दूसरी तरफ ये बात काफी ज्यादा फैल जाती है कि जिन्हो और जिन्हो ने अकेले ही एक सी रैंक के बॉस को मार दिया है। और दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय हंटर एसोसिएशन के मैनेजर मिस्टर मू के पास ये सारी बातें बता देता है कि कैसे एक डी और ई रैंक के हंटर ने एक सी रैंक के बॉस को अकेले ही मार दिया। लेकिन तभी मिस्टर मू कहता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्हो के पास काफी ज्यादा महंगे हथियार और आर्मर थे, लेकिन वो एम्प्लॉय मिस्टर मू को बताता है कि सी रैंक बॉस के अलावा भी वहाँ 6 लोग और मरे हुए मिले हैं, जिनमें से एक एस रैंक हंटर का बड़ा भाई है। दरअसल वो लोग डोंगसुक की ही बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो रेड के बाद सीधा घर पहुंचता है और वो रास्ते से अपनी बहन के लिए चिकन लेता हुआ आता है, क्योंकि उसकी बहन को चिकन काफी ज्यादा पसंद था और इसीलिए उसकी बहन उससे पूछती है कि आज तो तुम्हारी रेड काफी अच्छी रही होगी ना। और तभी जिन्हो सोचने लगता है कि मौत किस तरह से आज मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं उस मोमेंट पर बिल्कुल भी नहीं घबराया और मैंने वही करा जो मुझे करना चाहिए था। और ये सोचते हुए जिन्हो एक बियर के कैन में से बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि ये लिखा होता है कि तुम्हारी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है। और जिन्हो की बॉडी उस हार्मफुल सब्सटेंस
को अपने आप ही रिजेक्ट कर देती है, यानी कि जिन्वू पर बियर का कोई असर ही नहीं होता। तभी जिन्वू को पता चलता है कि ये चीज सिस्टम ने उसे तोहफे में दी है, उसकी बॉडी में खुद को रिपेयर करने और उसकी बॉडी में अगर कुछ भी सब्सटेंस जो कि उसकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, जो कि उसकी बॉडी के लिए खतरनाक होगा, तो उसकी बॉडी खुद से ही उसे डिटेक्ट करके उस चीज को खत्म कर देती है। और इसके अलावा जिन्वू को उस तहखाने में ये पावर भी मिली थी कि उसके घाव अपने आप ही ठीक हो जाएंगे जब उसे कोई चोट लगेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू की बहन उसके कमरे में आती है और वो जिन्वू से कहने लगती है कि तुम्हें जिन्हो नाम के एक हंटर का फोन आया है, और जिन्हो को एक बात बताने के लिए कैफे में बुलाता है। कैफे में मिलने पर जिन्हो का थैंक्स करता है क्योंकि उसने अब तक जिन्वू के राजों को राज ही रखा था। और अब जिन्वू सीधा पॉइंट पर आता है और जिन्हो से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला रखा है। और अब जिन्हो से काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं एक कमांडर बनना चाहता हूँ, और कमांडर बनने के लिए मुझे लगभग 20 रेड्स का तजुर्बा तो होना ही चाहिए। और जिन्हो उन दोनों को मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनाने को कहता है, लेकिन जिन्हो की इस डील को ठुकरा देता है। लेकिन जिन्हो को एक लास्ट टाइम उसकी बात सुनने को कहता है, और वो जिन्हो को बताने लगता है कि मैंने कमांडर बनने के लिए तो पढ़ाई कर ली है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो तो सिर्फ गेट्स के अंदर जाकर ही मिलेगा। और मेरे डैड मुझ पर काफी ज्यादा यकीन करने लगेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने ये सारी रेड्स एक ई रैंक के हंटर के साथ मिलकर करी हैं। लेकिन आप नाम के ही ई रैंक के हंटर हो, असल में तो आप एक बी रैंक या उससे भी ज्यादा ताकत रखते हो। और अब वो जिन्हो को अपनी स्ट्राइक टीम के लिए एक बिल्डिंग को दिखाता है जिसकी कीमत $30 बिलियन होती है। और वो जिन्हो को ऑफर करता है कि अगर आपने मेरे साथ 19 सी रैंक की रेड्स कर ली तो मैं आपको ये बिल्डिंग दे दूंगा। इतने बड़े ऑफर को सुनकर जिन्हो एक टाइम के लिए हिल जाता है, लेकिन फिर जिन्हो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही इसके साथ काम करता रहा तो कुछ टाइम बाद लोगों को मेरे ऊपर शक होने लगेगा, क्योंकि एक ई रैंक का हंटर एक सी रैंक के दानव को अकेला नहीं मार सकता। और दूसरी बात, अब मैं दुनिया का पहला ऐसा हंटर हूँ जो कि अपने रैंक को लगातार बढ़ा सकता है, और क्या पता मैं ऐसे ही लेवल अप होते होते मैं एक टाइम पर एस रैंक तक पहुंच जाऊं। और इसीलिए जिन्हो उसके ऑफर को ठुकरा देता है और उठकर वहां से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें इसके बाद दूसरे देश में एक एस रैंक के हंटर को दिखाया जाता है जो कि दरअसल डोंगसूक का छोटा भाई होता है। और जब उसे ये पता चलता है कि उसके बड़े भाई की मौत हो गई है तो वो इसके लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जिन्हो और जिन्हो का मर्डर करने का प्लान बनाने लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी लॉरा से पूछता है कि अगर मैं किसी दूसरे देश में जाकर खून करूं तो क्या मुझ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मुकदमा हमारे ही देश में चलेगा, और इसीलिए वो एस रैंक हंटर उसका सारा स्केड्यूल बदलने के लिए कहता है। यानी कि ये तो तय हो गया था कि वो किसी भी वक्त उनके देश में जाकर जिन्हो और जिन्हो को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो अपने डेली मिशन रनिंग को पूरा कर रहा होता है, और उसके साथ रनिंग करने के लिए आज उसकी बहन भी आई होती है। तभी जिन्हो रनिंग करते करते अपनी बहन से ये क्वेश्चन करता है कि अगर हमारे पास $3 बिलियन होते तो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते थे। उसकी बहन जिन्हो से कहती है कि पहले हम माँ का इलाज करवाते, उसके बाद में अपने कॉलेज की फीस देती, और बाद में बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कर देती। तभी जिन्हो रनिंग करते करते ये नोटिस करता है कि उसके 10 किलोमीटर कब के पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके किलोमीटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बात को देखकर जिन्हो को क्यूरियोसिटी होने लगती है, और वो तब तक भागता है जब तक उसके सारे माइलस्टोन्स दुगने नहीं हो जाते। और जब उसके माइलस्टोन्स दुगने हो जाते हैं तो उसे एक ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स मिलता है, और जब जिन्हो उस ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे डीमन कार्सल की की मिलती है, और उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर यह लिखा होता है कि उसके अंदर तुम्हें एक ऐसी रेसिपी मिलेगी जिससे तुम किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। और ये पढ़कर उसके दिमाग में तुरंत उसकी माँ का ख्याल आता है कि अगर उसे वो रेसिपी मिल गई तो वो अपनी माँ को तुरंत ठीक कर पाएगा। लेकिन साथ ही में जिन्हो ये भी सोच रहा होता है कि वो तहखाना एक एस रैंक का तहखाना है, और मुझे पक्का पता है कि मैं अभी भी उतना ताकतवर हुआ ही नहीं हूँ। अगर मैं उस तहखाने के अंदर गया तो मेरा जीतना तो दूर की बात है, मैं शायद एक पीस में वापस भी ना आ पाऊं। लेकिन जिन्हो अपनी माँ के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाता है, और जैसे ही जिन्हो उस गेट के अंदर उस की को लगाता है तो उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है जो कि बिल्कुल हेल की दुनिया से मैच कर रही थी। और जब जिन्हो जैसे ही उस गेट के थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिलता है जो कि उस हेल का गेट कीपर यानी कि वॉचमैन होता है, और वो जिन्हो से कई ज्यादा ताकतवर था, और ये बात जिन्हो को भी पता होती है। लेकिन जिन्हो ये सब बिना सोचे हुए अपने डैगर को समन करता है और बिल्कुल किसी सांप की तरह उस पर एक के बाद एक अटैक्स करने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर पर मानो उस अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद जब जिन्हो अपने मर्डरर इंटेंट को ऑन करता है तो वो मॉन्स्टर जिन्हो पर एकदम से हमला कर देता है और जिन्हो को किसी च्युइंगम की तरह चबाकर दूर फेंक देता है, जिससे जिन्हो की आधी से ज्यादा हेल्थ खत्म हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता और जिन्हो पर एक के बाद एक अटैक्स करने लगता है, और बेचारा जिन्हो किसी तरह से अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। जिन्हो के पास अब टोटल रिकवरी के पॉइंट्स होते हैं, तो जिन्हो अपनी टोटल रिकवरी करके एक बार फिर से उस पर अटैक करने जाता है और वो उसकी आंख पर अपने डैगर से वार करता है, लेकिन उसके वार का उस गेट कीपर पर कोई असर नहीं होता और वो जिन्हो को किसी फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंक रहा था। और अब जिन्हो चुपचाप एक जगह पर बैठा होता है और उसे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी जिन्हो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और उसकी इन्वेंट्री में एक पॉइजन बॉटल होती है, और उस पॉइजन को जब जिन्हो पीता है तो जिन्हो की बॉडी उसकी फुल रिकवरी कर देती है, जिससे जिन्हो और ज्यादा ताकतवर और लाइटवेट फील करने लगता है। और अब जिन्हो अपने डैगर को उठाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, लेकिन वो दानव जिन्हो को अपने मुंह में भर लेता है और जिन्हो को बुरी तरह से काटने लगता है। लेकिन जिन्हो उसके मुंह में होते हुए भी
उसकी आंख पर लगातार वार करने लगता है और जिनवू उसकी आंख में इतने वार करता है कि वो मॉन्स्टर वहीं फाइनली खत्म हो जाता है और जिनवू भी उसके मुंह से छूट कर नीचे गिरता है। और हम देखते हैं कि जिनवू के पेट में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो जिनवू के सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं और इसके बाद जिनवू के सामने वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें कि लिखा होता है कि उस अमृत की रेसिपी उस हेल के गेट के अंदर मिलेगी। लेकिन जिनवू को ये पता चल चुका था कि एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर ही उसके लिए काफी है और वो भी इसके लिए रेडी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो अंदर गया तो उसका बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसीलिए जिनवू डिसाइड करता है कि मैं अपने आप को इस गेट के काबिल बनाऊंगा और एक दिन इस हेल के गेट से जीवन के अमृत की रेसिपी लेकर जाऊंगा। और इस चीज को पूरा करने के लिए जिनवू जिन्हो से उसी कैफेटेरिया में मिलता है जहां जिनवू जिन्हो को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 सी रैंक की रेड्स में जाने के लिए रेडी हूँ। इतना सुनते ही जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जिनवू कहता है इतना खुश मत हो, मेरी अभी एक शर्त है। तुम तो जानते ही हो जितने कम लोग मेरे बारे में जानेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा और इसीलिए बची हुई 19 सी रैंक की रेड्स में हम दोनों ही जाएंगे। ये सुनकर जिन्हो एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। क्या कह रहे हो बॉस? सी रैंक तहखाने में हम लोग बॉस को अकेले मारने के लिए जाएंगे? इसमें तो काफी खतरा होगा ना। लेकिन जिन्हो कहता है हम लोग चाह कर भी ये नहीं कर सकते क्योंकि सी रैंक के तहखाने में जाने के लिए मिनिमम 8 लोग तो चाहिए ही। और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बाकी के हंटर्स को भी उसी तरह से ढूंढेंगे जैसे कि डोंगसुक और उसकी टीम ने हम लोगों को ढूंढा था। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक एस रैंक की हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन तभी वो एस रैंक की हंटर नोटिस करती है कि उसकी दीवार के पीछे एक आदमी उसे खड़ा होकर देख रहा होता है और इसीलिए वो उसे बाहर आने को कहती है। वो आदमी उस एस रैंक की हंटर से कहता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और वो बंदा उस एस रैंक की हंटर को यूजिन कंस्ट्रक्शन का कार्ड देता है। वहीं हम दूसरी तरफ जिन्वो को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा होता है। लेकिन इस बार वो देखता है कि अब उसके मिशंस पहले की तरह नहीं बढ़ रहे और अब उसे ये पक्का यकीन हो जाता है कि जो श्रापित लूट बॉक्स उसने उस मिशन को कंप्लीट करके जीता था शायद अब वो उसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस बार जिन्वो को उसके डेली मिशंस को कंप्लीट करके एक रैंडम लूट बॉक्स मिला था और जिन्वो उस लूट बॉक्स को ये सोचकर खोलता है कि क्या पता उसे पहले की तरह किसी तहखाने की चाबी मिल जाए। लेकिन उस लूट बॉक्स में एक बिंगो के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी जिन्वो को भी हंटर एसोसिएशन टीम की तरफ से मैसेज आता है जो कि उसे डी रैंक गेट में साथ चलने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्वो को जिन्हो के साथ 19 रेड्स पर जाना था और इसीलिए जिन्वो सोचता है कि अगर वो उस मैसेज का जवाब ही नहीं देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी अगले सीन में हम एक बिल्डिंग में 2 लोगों को लड़ते हुए देखते हैं जिनमें से एक वही हंटर होता है जिसने प्राचीन तहखाने में अपना एक हाथ गवा दिया था। और तभी वो देखता है कि उसे भी हंटर एसोसिएशन टीम की तरफ से वही मैसेज आया है। तभी वो अपने स्टूडेंट को बताता है कि लो रैंक हंटर्स को ऐसे छोटे मोटे बुलावे तो आते ही रहते हैं। लेकिन उसका स्टूडेंट कहता है कि आपका एक हाथ भी नहीं है, आपको शायद अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, एक आदमी जिसका एक हाथ ही ना हो वो भला इस देश के किस काम आ सकता है। माफ कीजिए सर, मेरा ये मतलब नहीं था। वो हंटर कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस तहखाने से जिंदा बचकर वापस आ गया और मेरे से इस देश के लिए जितना भी हो पाएगा मैं उतना करूंगा। वही एक दूसरे हंटर को भी यही ऑफर आता है जो कि उस तहखाने में सभी को छोड़कर भाग गया था। उसकी वाइफ उसे न्यू मिशन पर जाने के लिए मना करती है। लेकिन वो हंटर कहता है कि मेरी बेटी युंजी का अगले साल प्री स्कूल में एडमिशन होने वाला है और इसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो मुझे ना चाहते हुए भी इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक एस रैंक का हंटर उसकी टीम के मैनेजर के साथ लड़ रहा होता है। दरअसल उस एस रैंक के हंटर ने पहले एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो एस रैंक का हंटर कहता है कि हो ना हो वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे ही लिए रखा गया था। लेकिन तभी उसका मैनेजर उससे कहता है कि चेयरमैन गो ने एक ऐसे हंटर को इंटरव्यू के लिए बुलाया था जो कि अपने काम को ईमानदारी से करे, और जब बात ईमानदारी की आए कोई मेरे बारे में भला कैसे ही सोच सकता है। और हाँ, एक और बात, मैंने ये सुना है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी एक गिल्ड बनाने जा रहा है। वहीं अगले सीन में हमें जूही को दिखाया जाता है जिसे कि उसकी मॉम का फोन आया होता है और उसकी मॉम उसे डिमोटिवेट कर रही होती है कि तुम्हारे साथ रहने पर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती होंगी ना, क्योंकि तुम बी रैंक की हंटर हो और तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारे से ऊपर वाले रैंक के होते होंगे ना। और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम हंटर वगैरह के कामों को छोड़ दो और यहाँ अपने पापा के साथ आकर अपना बिजनेस संभालो। लेकिन इस पर जूही भड़क जाती है और वो अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगती है। वो अपनी मॉम से गुस्से में कहती है कि आप मेरी जिंदगी से दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। और ये कहकर जूही फोन काट देती है और अब जूही चुपचाप बैठी होती है। लेकिन तभी वो अपने फोन की तरफ देखती है तो उसे भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ वो एस रैंक की हंटर जिसे कि हंटर एसोसिएशन टीम का एक आदमी वो मैसेज खुद पकड़ाने आया था, वो हंटर सीधा अपने टीम के मैनेजर के पास जाती है और उस मैनेजर को बताती है कि मुझे हंटर एसोसिएशन टीम की तरफ से इन्विटेशन आया है। लेकिन वो मैनेजर कहता है कि जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करा होगा ना। और इस पर वो हंटर हाँ में जवाब देती है। और अब वो एस रैंक की हंटर कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक और एस रैंक के हंटर को जाते देखा और वो काफी गुस्से में थे, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आप लोग क्या बात कर रहे थे। तभी उसका मैनेजर उससे कहने लगता है कि हम लोग उसी जेजू आइलैंड के बारे में ही बात कर रहे थे जिस पर काफी टाइम पहले एस रैंक के क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। वो उस एस रैंक हंटर को बताता है कि वहाँ पर लोगों का आना जाना मना है, गवर्नमेंट उस एरिया की कभी कभी पेट्रोलिंग तो करवाती है लेकिन वहाँ पर आने जाने के लिए मनाही है। लेकिन उस आइलैंड के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं और इसीलिए मैं उस आइलैंड को पाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे अकेले करने से नहीं होगा, हम लोगों को ये साथ में मिलकर
मिलकर करना होगा। और वो हंटर टीम का मैनेजर उस एस रैंक के हंटर से कहने लगता है, मुझे पता है तुम अपने करीबी दोस्तों को वहां खोकर आए हो। और इसी बात को लेकर वो एस रैंक का हंटर काफी परेशान होता है और इसीलिए उसने उस लड़की से बात भी नहीं की। और इसके बाद अगले सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अगली रेड में जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी जाते वक्त जिन्वू की बहन जिन्वू के पास आती है और वो जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं जाओगे। लेकिन जिन्वू कहता है कि सामान की कोई जरूरत नहीं है। और जब जिन्वू की बहन जिन्वू को काफी गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जिन्वू के घाव काफी तेजी से भर गए थे और वो जिन्वू से इस बारे में पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी जिन्वू वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें रास्ते में मिस्टर च्यूल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही सोच रहे होते हैं कि मेरे अंदर बाकी हंटर्स जैसी शक्ति नहीं जागी, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स को अपना सहारा बनाया, लेकिन उस तहखाने में मेरी कोई तलवारबाजी काम नहीं आई। वो तो शुक्र है कि मेरी किस्मत मेरे साथ थी, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। मिस्टर च्यूल ये सब सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उनके सामने जिन्वू नजर आता है और मिस्टर च्यूल एक पल के लिए जिन्वू को पहचान ही नहीं पाते कि ये वही जिन्वू है। इसकी हाइट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और मिस्टर च्यूल जिन्वू से पूछते हैं कि तुमने तो एक टांग भी गवा दी थी ना। तो जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो मेरी दोनों टांगे सही सलामत थी। मिस्टर च्यूल सोचते हैं कि किसी हाई रैंक के हीलर ने इसकी टांग को ठीक कर दिया होगा। और अब वो दोनों बातें करते करते वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के टीम मेंबर्स भी इकट्ठा हुए होते हैं। और जब मिस्टर च्यूल अपने पुराने साथियों को देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर च्यूल ने पुरानी सारी बातें भुला दी थी। और जब जूही जिन्वू को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान ही हो जाती है। वो भी जिन्वू के बारे में वही सब कहने लगती है जो बाकी के लोग कहते हैं कि तुम काफी बदल गए हो, तुम्हारी हाइट भी बढ़ चुकी है और तुम काफी अच्छे लगने लगे हो। और जूही जिन्वू से कहती है कि वो उससे हॉस्पिटल मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन तब तुम वहां नहीं थे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 3 क्रिमिनल्स और एक बी रैंक का हंटर निकलता है। और उन तीनों क्रिमिनल का गुनाह यह था कि उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत करके उस लड़की को जान से मार दिया था, लेकिन पेशे से वो लोग हंटर थे और इसीलिए उन्हें उनकी सजा को कम करवाने के लिए उन्हें मिशंस पर लाया जाता है। और उन लोगों के साथ आई एक लड़की मिस्टर च्यूल से कहती है कि इन कैदियों से आपको कोई खतरा नहीं होगा और अगर बाय चांस कुछ होता भी है तो आपके साथ मैनेजर कंग भी जाएंगे जो कि खुद एक बी लेवल के हंटर हैं, और इसीलिए अगर कुछ होता भी है तो ये बड़ी आसानी से इन सी लेवल के मुजरिमों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। और अब वो मैनेजर कंग उन लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को इन मुजरिमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उनसे पूछता है कि इस मिशन की लीड कौन ले रहा है। तभी मिस्टर च्यूल उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अगर बुरा न माने तो क्या मैं इस मिशन की लीड ले सकता हूँ। जिन्वू उनसे कहता है कि आप हम में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इस मिशन की लीड तो आपको ही लेनी होगी। और इसीलिए मिस्टर च्यूल उसका थैंक यू करते हैं और वो जिन्वू से और उन लोगों से माफी मांगने लगते हैं कि उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे गए। मेरी उस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उस दिन तुम्हारी वजह से 6 लोग जिंदा बचे थे और इसीलिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। और इसके बाद वो लोग उस सी रैंक के तहखाने के अंदर चले जाते हैं और उस तहखाने में जाने के बाद उन सभी हंटर्स को वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं और उन सभी गॉब्लिन्स को वो लोग देखते ही देखते खत्म कर देते हैं। और फिर एंड में एक आखिरी गॉब्लिन बचता है जिसे जिन्वू खत्म कर देता है। और अब मिस्टर च्यूल जिन्वू के खंजर को देखकर उससे पूछता है, तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला जिन्वू। तो जिन्वू कहता है, मुझे ये खंजर तहखानों में रेड्स करके मिला। और जूही भी इस बात को देखकर हैरान हो जाती है कि जिन्वू को इस बार कोई खरोंच भी नहीं आई थी। जूही जिन्वू से कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गई हूँ, तुमने इस बार इन गॉब्लिन्स को इस तरह से मारा जैसे ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो। तभी वो बी रैंक का हंटर उन सभी को आगे बढ़ने को कहता है और वो लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां अंदर तहखाने में जाने के लिए 3 रास्ते जा रहे होते हैं। तभी वो बी रैंक का हंटर कहता है कि मुझे ये तहखाना इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा और वो उन लोगों से कहता है कि हमें 3 टीम्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जिन्वू की परसेप्शन एबिलिटी बढ़ने से जिन्वू को ये महसूस हो रहा था कि बाकी दोनों रास्तों में गॉब्लिन्स ही मिलेंगे और उसे ये फील हो जाता है कि बाईं वाला रास्ता ही बॉस के अड्डे तक जाता है। और इसीलिए जिन्वू बाकी हंटर्स को दूसरे रास्ते पर भेज देता है और खुद जूही और मिस्टर च्यूल को लेकर बॉस के अड्डे वाले रास्ते पर चल पड़ता है। तभी हमें दूसरे रास्ते में मिस्टर किम और मिस्टर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर गॉब्लिन्स ही होते हैं। तभी वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लो रैंक तहखानों में लो रैंक के हंटर्स ही बुलाए जाते हैं, लेकिन मिस्टर कॉन्ग कहता है कि भूलो मत, हम पिछली बार उस तहखाने में यही सोच कर गए थे और फिर तुमने देखा ना हम सबके साथ क्या हुआ। और जो मिस्टर किम ने जिन्वू के साथ उस तहखाने में किया था, मिस्टर किम को उस बात का काफी बुरा लग रहा था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जैसे ही वो इस रेड को खत्म कर देगा वो जिन्वू से अपने पापों के लिए उससे माफी मांग लेगा। वहीं दूसरी गुफा में हम उन 3 क्रिमिनल्स और उस बी रैंक के हंटर को देखते हैं जिन्होंने देखते ही देखते सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया था। क्या बस इतने ही गॉब्लिन्स थे? हमें और गॉब्लिन्स ला के दो। तभी वो बी रैंक का हंटर उन तीनों क्रिमिनल्स से पूछता है कि अगर इन गॉब्लिन्स की जगह कोई इंसान होता तो क्या तुम इंसानों को भी इसी तरह से मार देते। तो वो क्रिमिनल्स कहते हैं, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इंसानों को मारने में काफी मजा आता है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बी रैंक का हंटर उसी आदमी से बात कर रहा होता है जिसकी बेटी के साथ उन तीनों क्रिमिनल्स ने गलत काम किया था और इसके बाद उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। और वो आदमी काफी दुख में होता है और वो आदमी उस बी रैंक के हंटर के साथ कहता है कि हमारे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी उन्हें जेल में सारी सुविधाएं दी जा रही है और तो और उनकी सजा को कम करवाने के लिए उनसे मिशन
मिशंस करवाए जा रहे हैं और वो आदमी उस हंटर को $3 बिलियन ऑफर करता है और उस बी रैंक के हंटर से कहता है कि मैंने सुना है तहखानों का राज राज ही रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों क्रिमिनल्स को उस तहखाने में जान से मार दो। और अब हमें प्रेजेंट मोमेंट में उस बी रैंक के हंटर को दिखाया जाता है जो कि उनसे कह रहा होता है, मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट स्टोरी है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अंदर क्या हुआ तो मैं कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया और तुम तीनों नहीं बच पाए। तभी हमें मिस्टर किम और मिस्टर कॉन्ग को दिखाया जाता है जिसके तहखाने का रास्ता उसी बी रैंक हंटर के रास्ते से मिलता है। और जब वो लोग उस तहखाने के एंडिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं वो दोनों देखते हैं कि उस बी रैंक के हंटर ने उन दोनों क्रिमिनल्स को जान से मार दिया है और उसने एक क्रिमिनल को हवा में ऊपर उठा रखा है। तभी वो बी रैंक का हंटर उन दोनों को भी देख लेता है और वो बी रैंक का हंटर देखते ही देखते उस क्रिमिनल की गर्दन को उड़ा डालता है और अब उसके सामने मिस्टर किम और मिस्टर कॉन्ग होते हैं। लगता है अब प्लान थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ हमें जिनवो, जूही और मिस्टर च्यूल को दिखाया जाता है जिन्हें मिस्टर किम और मिस्टर कंग के चिल्लाने की आवाज आती है। और जब वो लोग भागकर वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 3 क्रिमिनल्स और मिस्टर किम और मिस्टर कंग वहां पर पड़े हुए हैं जिनमें से मिस्टर कंग की मौत हो चुकी है और मिस्टर किम बहुत जख्मी होते हैं। तभी जिनवो जूही से मिस्टर किम को जल्दी से जल्दी हील करने को कहता है। जूही अपने इमोशंस को रोककर मिस्टर किम को हील करती है लेकिन उसका हीलिंग मैजिक काफी वीक होता है। लेकिन मिस्टर किम की बॉडी पर इतने सारे और इतने ज्यादा डीप निशान होते हैं कि जूही भी उसे हील नहीं कर पाती। और तभी मिस्टर किम के सामने जिनवो होता है और मिस्टर किम जिनवो से कहने लगता है, उस दिन मैंने तहखाने में तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था और इसीलिए मुझे माफ कर देना जिनवो। और इतना कहते ही मिस्टर किम की सांसें वहीं रुक जाती हैं। लेकिन तभी दूसरी दीवार पर वो बी रैंक का हंटर बैठा होता है और वो मौके का फायदा उठाकर जूही की तरफ अटैक करता है। लेकिन क्योंकि जिनवो की सेंसेस काफी स्ट्रांग हो गई थी और इसीलिए उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे से कोई अटैक करने आ रहा है और इसीलिए जिनवो उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे फेंक देता है। अरे वाह, एक ई रैंक हंटर होते हुए ऐसी फुर्ती। मैं तो सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था लेकिन लगता है अब मुझे तुम्हें सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। तभी मिस्टर च्यूल उस बी रैंक के हंटर से पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बी रैंक का हंटर कहता है कि मेरे पास एक परफेक्ट स्टोरी है। मैं ये कहूंगा कि उन कैदियों ने भागने के लिए बाकी सारे हंटर्स को खत्म कर दिया और जब तहखाने में मैं गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहा था तो उन्होंने मुझ पर भी हमला किया और इसीलिए मजबूरन मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। और अब मिस्टर च्यूल जिनवो से कहते हैं कि तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे जिनवो। और मिस्टर च्यूल उस बी रैंक के हंटर से लड़ने के लिए अपनी तलवार को उठा लेता है और मिस्टर च्यूल जूही से कहते हैं, जूही क्या तुम मेरी ताकत को बढ़ा सकती हो। और जूही मिस्टर च्यूल को फटाफट से हील कर देती है और अब मिस्टर च्यूल उस बी रैंक के हंटर पर हमला कर देते हैं। लेकिन उस बी रैंक के हंटर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मिस्टर च्यूल उसे छू भी नहीं पा रहे होते हैं। और अब जिनवो सोचने लगता है कि थोड़ी देर के लिए ये लड़ाई बराबर की रही, लेकिन हम सभी को पता है कि मिस्टर च्यूल इस बी रैंक के हंटर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और अब उन दोनों की फाइट के दौरान वो बी रैंक का हंटर मिस्टर च्यूल पर अपनी तलवार से वार कर देता है। लेकिन तभी जूही उस तलवार के वार को ठीक कर देती है जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो बी रैंक का हंटर अब जूही पर ही वार करने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर च्यूल उसे ऐसा करने से रोक देता है और अब वो बी रैंक का हंटर अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लेता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि उसे देख पाना नामुमकिन हो गया था और वो इसी स्पीड में मिस्टर च्यूल पर बहुत सारे खतरनाक हमले करने लगता है। और अब जूही ने मिस्टर च्यूल को इतनी ज्यादा बार हील कर दिया था कि अब उसका हीलिंग मैजिक भी काम नहीं कर रहा था। और अब वो बी रैंक का हंटर मिस्टर च्यूल को मारने के लिए उसके पास आने लगता है और वो जैसे ही मिस्टर च्यूल पर अपने डैगर से हमला करने जा रहा था, मिस्टर च्यूल ने वहां एक ट्रैप बिछा रखा था जिसके चलते वो उन आग की लपटों में जलकर झुलस जाता है। लेकिन वो बी रैंक का हंटर काफी ज्यादा मायावी ताकतों के बारे में जानता था और इसीलिए वो उन आग की लपटों से बच जाता है। मानना पड़ेगा प्लान अच्छा था। और तभी मिस्टर च्यूल को लगने लगता है, अरे नहीं, मैं हार गया, अब इन लोगों का क्या होगा। और ये सोचकर मिस्टर च्यूल और जूही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके सामने जिनवो आ जाता है और वो अपने डैगर से उस बी रैंक के हंटर को दूर फेंक देता है। तुम फिर आ गए, आखिर तुम हो कौन। तभी जिनवो कहने लगता है, मैं हूँ जिनवो, एक ई रैंक का हंटर। वो बी रैंक का हंटर कहने लगता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो ही नहीं सकते क्योंकि कोई ई रैंक का हंटर मेरे वार को नहीं रोक सकता। वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम अपनी रैंक को छुपाते हो। मुझे तो लगता है कि शायद तुम फर्जी रैंकर हो और इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। और ये शब्द सुनकर मिस्टर च्यूल और जूही हैरान हो जाते हैं और तभी मिस्टर च्यूल को भी ये पता चल जाता है कि ये सब प्राचीन तहखाने में ही हुआ होगा। लेकिन अब वो बी रैंक का हंटर अपने नाइफ्स निकाल देता है। जिनवो उस बी रैंक के हंटर से कहने लगता है कि उन क्रिमिनल्स का तो ठीक था, लेकिन तुमने मिस्टर किम और मिस्टर कंग को भी मार दिया और तुमने ना सिर्फ उन्हें मारा बल्कि उनके साथ खिलवाड़ भी किया। तभी हमें फिर से फ्लैशबैक में उस बी रैंक के हंटर और उस लड़की के फादर को दिखाया जाता है और वो बी रैंक का हंटर ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे से कोई हमदर्दी है या मुझे ये पैसे चाहिए। दरअसल मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। और वो बी रैंक का हंटर जिनवो पर अब एक के बाद एक हमला करने लगता है, लेकिन जिनवो भी उस बी रैंक के हंटर पर लगातार वार किए जा रहा था। और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर मिस्टर च्यूल
और जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या ये वही जिन्वू है जिसे कि हर रेड के बाद हील करना पड़ता था? लेकिन उस बी रैंक के हंटर को लड़ाई करने का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए वो जिन्वू की आंखों में धूल झोंक कर उस पर काफी ज्यादा वार कर देता है। और अब वो बी रैंक का हंटर जिन्वू से कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुझ में दम तो है। लेकिन जिन्वू उस बी रैंक के हंटर से कहने लगता है कि वो तो है, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा होता अगर तुम मेरे खून के इतने प्यासे ना होते। और तभी उसके सामने सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि उस बी रैंक के हंटर को मार दो। यानी कि सिस्टम को भी उस बी रैंक के हंटर की भनक लग चुकी थी और जिन्वू अब अपनी मर्डर इंटेंट वाली एबिलिटी को ऑन कर लेता है, जिससे वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो जाता है। इतना तेज कि वो बी रैंक का हंटर उसे देख भी नहीं पाता और उस बी रैंक के हंटर के देखते ही देखते वो उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। लेकिन वो कट कोई नॉर्मल कट नहीं होता, बल्कि जिस खंजर से वो कट लगा था उस खंजर में जहर होता है और वो जहर उस बी रैंक के हंटर की एक आंख में फैल जाता है। और तभी वो बी रैंक का हंटर एक स्पेशल माया का इस्तेमाल करता है जिससे वो गायब हो जाता है और वो गायब रहकर ही जिन्वू पर हमले करने लगता है। और वो बी रैंक का हंटर जिन्वू पर काफी वार करता है जिससे जिन्वू हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो बी रैंक का हंटर कहने लगता है, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, तू मेरे आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जिन्वू कहने लगता है, अबे ओए तेरा भाषण खत्म हो गया। और जिन्वू अपनी टोटल रिकवरी कर लेता है जिससे उसके सारे घाव 1 मिनट से पहले ही भर जाते हैं। और ये चीज जब वो बी रैंक का हंटर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये देखकर फिर से वो हंटर गायब हो जाता है और वो जिन्वू पर एक के बाद एक हमले करने लगता है। लेकिन इस बार जिन्वू उसके सारे हमलों को एक के बाद एक करके डॉज कर लेता है क्योंकि जिन्वू उसे उसकी खून की महक से ट्रैक कर रहा होता है। और अब फाइनली जिन्वू उसे अपने अंधेरे भरी दुनिया में कैद कर लेता है और इसी बीच जिन्वू अपना जानलेवा खंजर उसके पेट में डाल देता है जिससे जहर उसके शरीर में तेजी से फैलने लगता है। और अब वो हंटर कहने लगता है, मैं मर रहा हूँ क्योंकि आज मैं हार गया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम एक ई रैंक हंटर होते हुए भी कैसे एक बी रैंक के हंटर को मार सकते हो। जिन्वू उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि डे बाय डे मेरी शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। और तभी वो बी रैंक का हंटर थोड़ा सा हंसता है और वो जिन्वू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हो जो तुम्हें बहुत सारी शक्तियां देंगी, लेकिन याद रखना अंधेरी दुनिया जितना ज्यादा देती है उससे कई ज्यादा छीन भी लेती है। और तभी वो बी रैंक का हंटर खत्म हो जाता है और उस बी रैंक के हंटर को खत्म करने के बाद जिन्वू को उस हंटर की मायावी ताकत भी मिलती है और साथ ही में उसे एक स्टेल्थ स्टोन भी मिलता है। और तभी वो मिस्टर च्यूल और जूही से कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, इन सभी लाशों को मैं ठिकाने लगा दूंगा। और अब हमें तहखाने के बाहर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एक ए रैंक का हंटर जिन्वू से पूछताछ करने के लिए आता है। वो उन सभी से पूछने लगता है कि तुम में से वो कौन है जिसने उस बी रैंक के हंटर को मारा। और अब जिन्वू सोचने लगता है कि उसका राज अब खुल जाएगा, लेकिन तभी मिस्टर च्यूल कहते हैं, मैंने उस बी रैंक के हंटर को खत्म किया और मैंने ये काम अपने हीलर दोस्त के साथ मिलकर किया। और मिस्टर च्यूल जिन्वू की साइड से ये सभी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिन्वू ने मिस्टर च्यूल को पहले ही कह रखा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। और अब वो ए रैंक का हंटर काफी ज्यादा हैरान तो होता है, लेकिन वो ए रैंक का हंटर कहता है, मुझे तुम्हारे दोस्तों के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे एक रिपोर्ट लिखनी है। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी जिन्वू ये सोचने लगता है कि मैं इसे पहले तो नहीं पहचान पाया, लेकिन ये एक ए रैंक का हंटर है और इस वक्त मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और इसके बाद शाम को ये न्यूज आती है कि जिस आदमी ने उस बी रैंक के हंटर को पैसे दिए थे उस आदमी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से जिन्वू और उसकी टीम इल्जाम से बच जाती है। और उसी रात को जिन्वू और जूही एक पार्क में मिलते हैं और जूही जिन्वू से मिलकर इसी बारे में बातें कर रही होती है कि तुम पहले से बिल्कुल बदल गए हो। और इसके ठीक उल्टा मैंने खुद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी जिन्वू, लेकिन मुझ में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। मेरी रैंक बी है और इसीलिए मुझे बी रैंक के गेट्स या उससे ऊपर वाले रैंक के गेट्स में जाना चाहिए था, लेकिन तब भी मैंने डी और ई रैंक के गेट्स को चुना ताकि मैं तुमसे मिल पाऊं जिन्वू। और वो जिन्वू को बताती है कि जब उसे चोट लग जाती थी तो वो पहले काफी ज्यादा घबरा जाती थी और जूही उसे याद करवाती है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करती थी कि हमने एक डेट का प्लान भी बनाया था। लेकिन अब जूही अपनी जेब से जिन्वू का दिया हुआ एसेंस स्टोन निकालती है और उस एसेंस स्टोन को जिन्वू को दे देती है और वो कहती है कि मैं अब हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अब मैं अपने शहर वापस चली जाऊंगी। लेकिन वो जिन्वू से ये वादा ले लेती है कि अगर जिन्वू कभी भी उसके शहर में आया तो वो जूही को जरूर बताए ताकि वो उसे अपना शहर घुमा सके। और उसके बाद जूही वहां से चली जाती है और इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वो ए रैंक का हंटर जिन्वू से कह रहा होता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने एक ई रैंक के हंटर होते हुए बी रैंक के कंग तैशिक को खत्म कर दिया। लेकिन वो जिन्वू को वार्न करता है कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, अगर तुम ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। और वो जिन्वू को डोंगसुक वाले हादसे के बारे में याद करवाता है और वो जिन्वू को बताता है कि उसका छोटा भाई जो कि एक एस रैंक का हंटर है वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो तुम दोनों को खत्म कर देगा और इसीलिए तुम इस शहर को छोड़कर एक ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पर उस एस रैंक हंटर को तुम्हारी भनक भी ना लगे। और ये कहकर वो ए लेवल का हंटर वहां से चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद जिन्वू ये सोचने लगता है कि मेरे पास अब ताकतवर होने की एक और वजह भी है, क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं हुआ तो वो लोग मुझे किसी भी वक्त मार देंगे। वहीं हमें दूसरी तरफ जिन्हो को दिखाया जाता है जिसने अपनी नई
स्ट्राइक टीम के लिए कुछ मेंबर्स ढूंढे होते हैं, लेकिन जिन्होंने जिन लोगों को ढूंढा होता है वो लोग किसी काम के नहीं होते। उनमें से आधे लोग तो पियक्कड़ होते हैं और आधे लोग आलसी। और तभी जिन्हो की नजर एक बच्ची पर जाती है। तभी जिन्हो जिन्हो से पूछता है कि तुम इस बच्ची को भी उठाकर ले आए। तो जिन्हो कहता है कि इसकी शक्तियां जाग चुकी हैं और शक्तियां जागने के बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्ची है और कौन बड़ी। मैंने सब सुन लिया, तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लेकिन जिन्हो उससे कहता है तुम हो तो हाई स्कूल में ही ना, क्या तुम्हें रेड्स का कोई एक्सपीरियंस है। इस पर वो लड़की चुप हो जाती है। तभी फाइनली जिन्हो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें बाहर ही रुकना है। तभी जिन्हो ये अनाउंस करता है कि तुम सभी को बाहर खड़े रहने के ही 30 मिलियन मिलेंगे और सिर्फ गेट्स के अंदर हम दोनों ही जाएंगे, लेकिन तुम सभी को गेट्स के आसपास ध्यान रखना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर तुम में से किसी ने इस मिशन के बारे में किसी को बताया तो डील की रकम से तुम्हें 3 गुना ज्यादा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और तभी कंग तैशिक को हराने के बाद जो स्टेल्थ स्टोन जिन्वो को मिला था, जिन्वो उस स्टोन को अवेकन कर लेता है ताकि वो पावर अंदर उसके काम आ सके। और तभी जिन्वो जिन्हो को देखता है जिसने की एक और नया आर्मर डाला होता है और वो उस आर्मर में किसी नमूने से कम नहीं लग रहा था। जिन्वो उससे पूछता है कि तुमने ये क्या पहन रखा है। तो जिन्वो बताता है कि ये मजबूत लोहे का कवच है जो कि मेरे डैड ने मेरे लिए स्पेशल इटली से मंगवा रखा है, इससे मैं सारे दुश्मनों से अंदर बचा रहूंगा। तभी जिन्वो सिर्फ उसे अपनी एक ही उंगली से धक्का देता है और वो जमीन पर बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से गिरता है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन किसी तरह जिन्वो को हेलमेट के लिए मना ही लेता है और वो दोनों उस सी रैंक के गेट के अंदर चले जाते हैं। तभी उन बाहर खड़े हुए हंटर्स में से एक हंटर कहने लगता है ये दोनों मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ नजर आते हैं, इन्होंने हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के ही 30 मिलियन दिए और ये लोग सी रैंक के बॉस को हराने के लिए अकेले ही चले गए, अब तो ये वापस नहीं आने वाले। और तभी 1 घंटे के इंतजार करने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिन्हो उस गेट में से भागता हुआ बाहर आता है और तभी जिन्हो भी बाहर निकलता है और उसके बाहर निकलते ही वो गेट बंद हो जाता है, जिससे उन सभी बेवड़ों को ये पता लग जाता है कि जिन्हो ने अंदर उस सी रैंक के बॉस को खत्म कर दिया होगा और वो सभी शॉक हो जाते हैं, आखिर ये है कौन। और ऐसे ही जिन्हो बाकी सारे गेट्स में फटाफट जाकर सारे गॉब्लिन्स और बॉस को खत्म कर देता है, जिससे जिन्हो को काफी ज्यादा एसेंस स्टोन्स और काफी ज्यादा स्किल्स मिलती है। लेकिन इतने सारे बॉस के साथ फाइट करने के बाद उसके पास इतना माना ही नहीं बचता कि वो उन स्किल्स को यूज कर पाए। तभी जिन्हो के सामने सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि ये लिखा होता है कि खिलाड़ी रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गया है और उसे अब एक जॉब चेंज मिशन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ विरोधी गिल्ड्स में ये खबर तेजी से फैल जाती है कि कोई नई टीम है जो कि सी रैंक गेट्स के राइड्स के लिए 150 मिलियन खर्च करने को रेडी है और ये कीमत मार्केट रेट से बिल्कुल दुगनी कीमत होती है और इसीलिए ये खबर आग की तरह फैलती है। और एक आदमी अपने बॉस को बताता है कि ये सब यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का छोटा बेटा कर रहा है और उनकी टीम में एक ई रैंक का हंटर भी है और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग उनकी जासूसी करेंगे, क्योंकि इस नई टीम में कुछ तो खास बात है, चाहे वो कंग तैशिक की मौत ही क्यों ना हो या सी रैंक गेट्स के राइट्स खरीदना। और तो और उनकी फाइट में वो ई रैंक का हंटर हर बार बच जाता है। और जब वो लोग उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर जिन्हो और जिन्वो की स्ट्राइक टीम बैठी हुई थी, तो वो देखते हैं कि बाकी के हंटर्स मजे से बैठकर पिकनिक मना रहे होते हैं। और तभी वही छोटी लड़की उनसे कहती है कि यहीं रुक जाओ, इस एरिया के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, हमें माफ कर देना। और इतना कहते ही वो लोग वहां से जाने का नाटक करते हैं। तभी जिन्हो और जिन्वो भी गेट को बंद करके वहां से वापस आ जाते हैं और जिन्हो से कहता है कि कल मैं किसी भी गेट्स के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मुझे कोई जरूरी काम है, इसीलिए तुम गेट्स को कैंसिल कर देना। तो जिन्हो से कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गेट्स बंद होने के टाइम को 2 दिन तक बढ़ा सकता हूँ। हंटर एसोसिएशन टीम के मैनेजर को उसी जेजू आइलैंड के रिलेटेड बहुत खतरनाक सपना आता है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन तभी उसके टेबल पर एक पेपर और पेन पड़ा होता है और उस पेपर में जेजू आइलैंड को वापस हासिल करने के मिशन का प्लान होता है। अब हम उसी रात को जिन्वो को देखते हैं जो कि रोज की ही तरह वॉक कर रहा होता है, लेकिन तभी वो विरोधी गिल्ड के दोनों मेंबर्स जिन्वो को अप्रोच करते हैं और वो जिन्वो से कुछ देर बात करने को कहता है और वो लोग एक कैफे में बैठकर बात करने लगे कि हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड से हैं जो कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक गिल्ड्स में से एक है। और वो सीधा मुद्दे की बात पर आता है कि हम लोग आपको उससे दुगनी कीमत देने को रेडी हैं, जो कीमत आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार है। वो हंटर सोच रहा होता है कि मैंने इसको इतना बढ़िया ऑफर दिया, अब तो ये मना कर ही नहीं सकता। लेकिन तभी जिन्वो कुछ सोचकर व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत पूछता है। तभी वो हंटर बताता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत 5000 मिलियन है। तुम्हारी डील के मुताबिक तुम्हें मुझे पूरी हेडक्वार्टर देनी होगी क्योंकि हंटर एसोसिएशन टीम के साथ मेरी 3000 मिलियन की डील साइन हुई है और आपके ऑफर के मुताबिक आप मुझे दुगनी कीमत देने को रेडी हैं। इस डील के मुताबिक वो हेडक्वार्टर काफी रहेगा। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है, क्या उन्होंने आपसे इतनी बड़ी डील साइन की है? देखिए ये डील काफी बड़ी है, इससे लिए मुझे अपने पहले सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो जिन्वो कहता है फिर यहाँ मेरा कोई काम नहीं है और ये कहकर जिन्वो वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते जिन्वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? और जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जिन्वो गायब हो चुका है और तभी उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है जिससे उस आदमी को समझ आ जाता है कि ये गायब होकर भी हमला कर सकता है। और वो आदमी जिन्वो से ऐसा करने के लिए माफी मांगता है। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि कौन है वो 2 लोग जो कि अकेले ही सी रैंक के गेट के अंदर जा रहे हैं। और जिन्वो उस आदमी को धमकी देकर छोड़ देता है कि अगर मेरे बारे में किसी को पता लगा
तो मेरा शक सीधा तुम पर ही जाएगा। और अब जिनवू उससे एक डील करने को रेडी हो जाता है। जिनवू उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट के राइट्स बेचने के लिए रेडी हूँ। और वो आदमी जिनवू से उस गेट की कीमत पूछता है तो जिनवू से बताता है कि एक गेट की कीमत तुम्हें $30 मिलियन मिलेगी। और इसीलिए जिनवू उसे 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेच देता है और उससे कहता है कि आज रात तक $600 मिलियन मेरे अकाउंट में डाल देना। और साथ ही में जिनवू उसे वही दवाई देता है। उसके गालों पर लगा हुआ कट अपने आप ठीक हो जाता है। और अगले दिन जब वो आदमी ऑफिस में होता है कि आपको उन लोगों ने चूना लगा दिया, हर एक गेट की कीमत 7 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। और ये सुनकर वो आदमी सदमे में ही चला जाता है। वो आदमी ये सोचने लगता है कि ना सिर्फ मैं उसकी जासूसी करने में नाकामयाब रहा बल्कि उसने मुझे चूना भी लगा दिया। और अब हम अगले दिन जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी जॉब चेंज मिशन के लिए दूसरे शहर की तरफ निकल जाता है। और अब जिनवू चलते चलते शहर से काफी बाहर आ जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसके लिए लोकेशन बताई गई थी। और तभी जिनवू याद करता है कि मुझे पहली बार जॉब चेंज मिशन तब मिला था जब मैंने पिछली बार 40 लेवल को पार किया था। हालांकि मुझे कुछ मिशन ऐसे दिए गए जो कि मुझे इमरजेंसी में करने पड़ेंगे, जैसे कि पेनल्टी मिशन, लेकिन ये मिशन उन मिशन जैसा नहीं है। इसके लिए मुझे काफी टाइम दिया गया है, यानी कि ये मिशन खतरनाक होगा। लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि अगर वो इस मिशन को पास कर लेगा तो उसे काफी ज्यादा नई स्किल्स मिल सकती हैं। और ये सोचकर जिनवू उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके एक्सेप्ट करते ही उसके सामने काफी तेज बिजली चमकती है और उसके सामने एक काले रंग का बहुत बड़ा गेट खुल जाता है। और इसके बाद जिनवू उस गेट के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली से मिलने गया होता है। वहीं जब दूसरी तरफ जिनवू उस तहखाने के अंदर जा रहा होता है तभी उसे सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कि वो टोटल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे बिना टोटल रिकवरी का इस्तेमाल किए हुए अपने मिशन को पूरा करना होगा। और तभी जिनवू देखता है कि उसके सामने से एक कवच वाला दानव आ रहा है। और उसी वक्त जिनवू अपनी इन्वेंटरी से एक खंजर निकालता है और अगले ही पल वो कवच वाला दानव जिनवू पर अटैक कर देता है। लेकिन जिनवू अपनी स्पीड की हेल्प से उसी कवच वाले दानव पर एक जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन जिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके हमले का उस दानव पर कोई असर नहीं होता। और ये देखकर जिनवू उसके ऊपर एक के बाद एक हमले करने लगता है, जिससे जिनवू को यह पता चल जाता है कि इस दानव का कवच बहुत मोटा है। मैं तुम जैसे कवच वाले दानवों से पहले भी लड़ चुका हूँ। और जिनवू उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है, जिससे वो दानव वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन तभी जिनवू अपने पीछे नजर घुमाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे दानव उसे मारने के लिए उसके पास आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनवू के भाई को दिखाया जाता है। जिनवू के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है। मैंने सुना है जिन एस रैंक हंटर्स से तुमने गिल्ड में आने की बात की थी उन एस रैंक हंटर्स ने तुम्हें मना कर दिया है। तभी उसका भाई कहता है फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरी बात यूरोपियन हंटर्स के साथ चल रही है और अगर हम उनकी सारी शर्तें पूरी कर दें तो वो हमारी ही साइड आ जाएंगे और फिर डोंगसुक भी हमारी ही साइड समझो। और तभी जिन्हो का भाई जिन्हो से कहने लगता है कि मुझे पता है तुम भी अपनी गिल्ड्स के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। तुमने गेट्स की डील मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा दाम पर की ताकि तुम्हारा मार्केट में नाम हो सके। और वो अपने भाई को धमकाने लगता है कि हो सके तो मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। वहीं दूसरी तरफ जिनवू उन कवच वाले दानवों को मार मार कर वहां ढेर लगा देता है, लेकिन वो दानव खत्म ही नहीं हो रहे थे और अब तो उस पर अदृश्य दानव और जादूगर भी हमला करने लगे थे। और अब जिनवू सोच रहा होता है कि इन सभी की कमजोरियां अलग अलग हैं। कवच वाले दानव की कमजोरी ताकत, दृश्य होने वाले दानव की कमजोरी परसेप्शन और तीर चलाने वाले जादूगर की कमजोरी है फुर्ती। और जिनवू उनसे लड़ता लड़ता काफी थक भी गया था। वहीं दूसरी तरफ हम एस रैंक हंटर्स की टीम को बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर में बैठकर किसी मिशन के लिए जा रहे होते हैं और वो मिशन कोई और नहीं बल्कि जेजू आइलैंड का मिशन ही होता है। और दूसरी तरफ जिनवू सभी दानवों को मार देता है जिससे उसे काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं और कवच वाले दानव से उसे हाई रैंक का कवच मिलता है। और उस कवच की स्पेशलिटी ये होती है कि वो कवच खुद ब खुद गायब हो सकता है। अरे वाह, मैंने ये कवच पहना भी हुआ है, ये लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और अब जिनवू आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने एक दरवाजा होता है जिसे जब जिनवू खोलता है तो जिनवू की तरफ एक हवा का झोंका उड़ता हुआ आता है जो कि मानो ये बता रहा हो कि अंदर मौत है। लेकिन जिनवू फिर भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और जब जिनवू अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक खाली सिंहासन पड़ा होता है। लेकिन तभी जिनवू को किसी के चलने की आवाज आने लगती है और जिनवू को पूरा माहौल वैसा ही लग रहा था जैसा कि उस तहखाने में था। और तभी उसके सामने एक तलवार लिया हुआ सैनिक आता है जिसने कि लाल रंग का कवच डाला होता है जिसका नाम नाइट कमांडर इग्रिस होता है। और उसे देखकर जिनवू एक बारी के लिए तो डर ही जाता है और तभी 1 सेकंड से भी कम टाइम में इग्रिस जिनवू की तरफ हमला कर देता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि जिनवू को वो दिखता भी नहीं। और इससे पहले कि जिनवू को छुकर पाता इग्रिस उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है जिससे जिनवू दूर उड़कर गिरता है। और इग्रिस यही नहीं रुकता, वो जिनवू पर बार बार लगातार हमले कर रहा था और उसकी स्पीड के आगे जिनवू भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और अब जिनवू भी अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाकर इग्रिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर कई हमले करता है लेकिन जैसे ही वो उसके कवच के ऊपर अपने चाकू से हमला करता है तो इग्रिस को कुछ भी नहीं होता और इग्रिस उसके खंजर पर ही हमला करता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। और जिनवू सोचता है कि ये भी कवच वाले बाकी दानवों की तरह ही है, इसे मुझे अपने हाथों से मारना होगा। और इसीलिए जिनवू अपना खंजर नीचे फेंक देता है और जब जिनवू इग्रिस की तरफ देखता है तो इग्रिस भी अपनी तलवार और अपने वेपन्स को नीचे फेंक देता है, यानी कि वो भी उससे अपने हाथों से लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो ए रैंक का हंटर चेयरमैन गो के पास जाता है।
तभी चेयरमैन गो को एक फोन कॉल आता है जो कि उन्हीं एस रैंक टीम के मैनेजर का था, जो कि चेयरमैन गो को थैंक्स कर रहे थे, क्योंकि चेयरमैन गो ही वो आदमी थे जिन्होंने उन लोगों को जेजू आइलैंड मिशन को कंप्लीट करने की इजाजत दी। और चेयरमैन गो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग संभल कर जाना, उस जेजू आइलैंड पर बहुत ज्यादा खतरा है, और ये कहकर वो फोन रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू और इग्रिस आमने सामने होते हैं और अगले ही पल इग्रिस जिन्वू को कपड़ों से पकड़ता है और उसे जोर से जमीन में पटकता है और उसे पटक कर वो उसे दूर दीवार की तरफ फेंक देता है और वो उस पर एक के बाद एक मुक्के मारने लगता है। और इसके बाद हम जिन्वू के हाल देखते हैं जिसका एक हाथ काम नहीं कर रहा होता। जिन्वू सोचता है, अच्छा है मैंने बाहर वो हाई रैंक का कवच डाल दिया, वरना मैं इसके हमलों से नहीं बच पाता। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी अभी किसी ट्रक से टक्कर हुई हो। और अब जिन्वू अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है और बहुत तेजी से उसके इधर उधर से जाने लगता है और उस पर एक के बाद एक वार करने लगता है। लेकिन इग्रिस उसके सारे वारों को देख पा रहा था और वो उसे बाजू से पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब जिन्वू इग्रिस की गर्दन पर वार करता है, जिससे इग्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को बहुत बुरी तरह से पीटता है। और अगले ही पल जिन्वू हवा में उड़ता हुआ उस सिंहासन के ऊपर बैठा होता है। और इसके बाद हमें जिन्वू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूही जिन्वू के आने का वेट कर रही होती है और वो उसके लिए खाना लगाकर टेबल पर ही रख देती है। वहीं इग्रिस जिन्वू पर अब हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसकी तलवार को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। और इसके बाद जिन्वू अपने खंजर से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसे पकड़कर दूसरी दीवार में जाकर भिड़ा देता है, जिससे इग्रिस थोड़ी देर के लिए होश खो बैठता है। और जिन्वू उसी टाइम अपना खंजर समन करता है और अपने जहरीले खंजर से इग्रिस पर बहुत ज्यादा वार करने लगता है, जिससे इग्रिस वहीं खत्म हो जाता है, जिससे जिन्वू को सांस में सांस आती है। अरे यार आज तो बाल बाल बच गया। इग्रिस मुझसे हुनर और ताकत में कई ज्यादा था, पर लगता है किस्मत आज मेरे साथ, वरना मैं नहीं बच पाता। और इग्रिस को हराने के बाद सिस्टम जिन्वू को 15 लाख गोल्ड्स का एक पाउच देता है और इसके साथ ही जिन्वू को सिस्टम इग्रिस का हेलमेट भी देता है, जो कि एक एस रैंक का हेलमेट होता है। और साथ ही में जिन्वू को कुछ कवच भी मिलते हैं, जिससे उसकी स्पीड 20% से ज्यादा बढ़ सकती है। और तो और उसे एक रूल स्टोन भी मिलता है। तभी जिन्वू देखता है कि उसके हाथ में एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है, जो कि उसकी इन्वेंट्री में भी वापस नहीं जा रहा होता है। अभी जिन्वू सोच रहा होता है कि इसका यहाँ क्या काम है। और अब जिन्वू सोचने लगता है कि क्या यही जॉब चेंज मिशन था या अभी और भी कुछ बाकी है। तभी जिन्वू के सामने और कई ज्यादा गेट्स निकलने लगते हैं और उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जितनी ज्यादा देर हो सके जिंदा रहो। और उन गेट्स में से बहुत सारे कवच वाले दानव बाहर निकल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस रैंक हंटर्स की टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर जेजू आइलैंड की तरफ निकलने के लिए बैठ जाती है। वहीं जिन्वू जितने ज्यादा कवच वाले दानवों को मार रहा था, उनकी तादाद उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी और इतना लड़ने के बाद उसकी हालत भी खराब हो गई थी और इसीलिए वो कवच वाले दानव उसे बहुत चोट पहुंचा रहे थे। तभी जिन्वू देखता है कि उसे लड़ते लड़ते अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं। तभी जिन्वू अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन तभी एक गेट में से एक दानव निकलता है और वो जिन्वू के हाथ पर एक हथौड़े से वार करता है, जिससे जिन्वू का टेलीपोर्टेशन स्टोन उससे छीन जाता है। और अब जिन्वू का इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका होता है और अब जिन्वू के पास उनसे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं। और जिन्वू उन सब से एक एक करके लड़ने लगता है, लेकिन वो दानव हजारों की तादाद में होते हैं और इसीलिए जिन्वू जब एक दानव पर हमला करता तो पीछे से एक और दानव आकर जिन्वू पर हमला कर देता। हम जिन्वू के हाथों को देखते हैं जो कि बुरी तरह से फट चुके थे और जिन्वू का स्टेमिना भी बहुत लो हो जाता है और वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी जिन्वू को अपने पीछे से आवाजें आने लगती हैं। इसे तुम जानते हो, ये है दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। और ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि उसी के ही अंदर से आ रही होती हैं कि कैसे वो जब एक मामूली सा ई रैंक का हंटर था तो लोग किस तरह से उसका मजाक उड़ाया करते थे। और तभी उसे मिस्टर च्यूल और जूही भी नजर आते हैं, जो कि उसे कह रहे होते हैं कि अब बहुत हुआ, तुम हार मान लो जिन्वू, तुम इन दानवों से नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी उसे उसी की ही आंखों के सामने उसी का ही चेहरा नजर आता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि तुमने अभी तक जो पाया है वो काफी नहीं है, तुम तो एक मामूली से ई रैंक के हंटर थे, मेरी मानो तो हार मान लो। तुम पहले से लंबे हो चुके हो और तुम्हारी बॉडी भी पहले से अच्छी हो चुकी है, लेकिन सच बताऊं तो तुम अंदर से अभी भी खोखले हो। और उसकी ये कहते ही कहते एक आर्मर वाला दानव जिन्वू के सर को पकड़कर जमीन में भिड़ा देता है। और तभी जिन्वू मन ही मन सोचने लगता है कि अब क्या वही सब होगा जो पहले उस प्राचीन तहखाने में हुआ था, क्या अब मैं मरने वाला हूँ। और तभी जिन्वू के सामने सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना डेली मिशन पूरा नहीं किया है और इसीलिए अब तुम्हें पेनल्टी जोन में ले जाया जाएगा। और इसीलिए जैसे ही वो आर्मर वाला दानव जिन्वू पर हमला करता है तो सिस्टम उसे उसी वक्त पेनल्टी वाले जोन में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और इस बार जिन्वू ये मान लेता है कि सिस्टम ने ही उसकी जान बचाई है। और इसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से निकाल कर एक स्पेशल चीज पीता है, जिससे उसकी थकावट 90 से घटकर 0 हो जाती है। लेकिन जिन्वू देखता है कि थकावट ज्यादा होने की वजह से उसके हिट पॉइंट्स ज्यादा नहीं होते और जिन्वू के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो इन्हें बढ़ने के लिए वो इन्हें टाइम दे, या तो वो उन दानवों को मारकर अपना लेवल अप करके उन हिट पॉइंट्स को बढ़ा दे। लेकिन तभी जिन्वू के सामने वही सेंटीपीड्स निकलते हैं और अब जिन्वू सोचता है क्या बात है, अब मेरे हिट पॉइंट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं इन सेंटीपीड्स को मारूंगा और अपने हिट पॉइंट्स को बढ़ा दूंगा।
करूंगा। वहीं दूसरी तरफ जूही आधी रात को उठती है और अपने किचन की तरफ जाती है, लेकिन जब उसकी नजर टेबल पर जाती है तो उसने जिन्वू के लिए जो खाना रखा होता है वो वैसा का वैसा ही होता है। क्या जिन्वू अभी तक घर नहीं आया? आखिर क्या वजह हो सकती है? कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं बन गई? और वहीं दूसरी तरफ जिन्वू सारे सेंटीपीड्स को वहां खत्म कर देता है, जिससे वो लेवल अप हो जाता है और उसके लेवल अप होने से उसकी सारी हेल्थ वापस आ जाती है। लेकिन जिन्वू को अब पता होता है कि सिस्टम अब उसे वहीं टेलीपोर्ट करेगा जहां पर वो कवच वाले दानव उस पर अटैक करेंगे। तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपनी इन्वेंट्री में से एक स्वॉर्ड खरीदता है, जो कि वैसे तो काफी महंगी होती है, लेकिन इस टाइम जिन्वू को इसकी जरूरत होती है। और इस खंजर की स्पेशलिटी ये होती है कि ये खंजर उन कवच वाले दानवों को 25% ज्यादा डैमेज देगा। और साथ ही में उसके पास इग्रिस से जीता हुआ र्यून स्टोन भी होता है, जिसे तोड़कर वो उसकी सारी पावर्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब जिन्वू बिना हाथ लगाए जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज को अपने पास बुला सकता है। और अब जिन्वू का सर्वाइवल मिशन खत्म हो जाता है और जिन्वू उसी तहखाने में पहुंच जाता है जहां पर बाकी सारे कवच वाले दानव होते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें उसी हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसमें एस रैंक के सभी मेंबर्स बैठे होते हैं, जो कि जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उस हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है, कमांडर चोई, मुझे पानी के अंदर माना क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू उन सभी दानवों को मारे ही जा रहा था, लेकिन उन दानवों की गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी जिन्वू को कुछ अजीब लगने लगता है। वो देखता है कि उन कवच वाले दानवों के बीच में एक जादूगर भी है। जिन्वू सोचता है कि ये कवच वाले दानव तो ठीक हैं, लेकिन ये जादूगर यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझ पर एक भी बार हमला नहीं किया। और तभी जिन्वू नोटिस करता है कि ये जादूगर कुछ खास मंत्र बोल रहे हैं, जिनकी वजह से गेट्स में से बहुत सारे दानव निकल रहे हैं। और अब जिन्वू समझ जाता है कि उसे उन कवच वाले दानवों पर नहीं बल्कि उन जादूगरों पर फोकस करना होगा। और जिन्वू उन कवच वाले दानवों के ऊपर से उड़ता हुआ आता है और उनमें से एक जादूगर पर अपने खंजर से वार करता है, जिससे वो जादूगर वहीं ढेर हो जाता है। और इसके बाद जिन्वू 2 जादूगरों को मार देता है, लेकिन तभी 3 जादूगर मिलकर उन सभी कवच वाले दानवों में से एक बड़े साइज का कवच वाला दानव तैयार करते हैं। लेकिन वो बड़ा सा कवच वाला दानव जिन्वू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और देखते ही देखते जिन्वू उन जादूगरों के पास पहुंचता है और उन्हें अपने चाकू की मदद से काट देता है, और इससे वो बड़े से कूड़े का पहाड़ भी नीचे गिर जाता है। और इसके बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें सिस्टम बोलता है कि तुमने जॉब चेंज मिशन कंप्लीट कर लिया है। और तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है कि खिलाड़ी जब भी चाहे अपनी आर्मी को बुला सकता है और प्लेयर अपनी एक शैडो वाली आर्मी रख सकता है। यानी जिन्वू को ये शक्तियां दी जा रही थी कि वो अपनी खुद की एक शैडो वाली सेना तैयार कर सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी के ही इशारों पर चलेगी। और वो सिस्टम उसे मौत का सौदागर नाम देता है। दरअसल मौत का सौदागर एक एडवांस क्लास होती है जिसमें मरे हुए दानवों को मुलाजिम की तरह रखा जा सकता है। और अब जिन्वू के सामने 2 चॉइस होती हैं, या तो वो इस पावर के लिए हाँ कर दे या तो वो इस पावर के लिए मना कर दे। जिन्वू एक बार नो पर क्लिक करता है, लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि ये चीज तुम्हें पावर्स दिलाएंगी। और अब जिन्वू सोच में पड़ जाता है और जिन्वू सोचने लगता है कि अगर मुझे इसका ट्रायल मिल जाता तो काफी अच्छा रहता। और तभी जिन्वू की नजर उन कवच वाले दानवों के शरीरों पर जाती है और तभी उसे याद आता है कि वो जादूगर उन दानवों को बुलाने के लिए उन मंत्रों का प्रयोग ही तो कर रहे थे। और ये जादूगर तो इतने ताकतवर भी नहीं थे जितना कि अभी मैं हूँ। और इसीलिए जिन्वू अब यस पर क्लिक कर देता है। और जैसे ही जिन्वू उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो उसके सामने काफी ज्यादा अंधेरा होने लगता है और वो देखते ही देखते बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगता है। और सिस्टम उसका नाम परछाई का राजा रखता है। और तभी जिन्वू को उसके सामने जो कवच वाले दानव पड़े होते हैं, जिन्वू को उनकी आत्माओं की आवाजें आने लगती और जिन्वू अब उन्हें अपना मुलाजिम बनाने की सोचता है। और उसी वक्त सिस्टम में ये नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें कोई ऐसा नाम देना होगा जिनसे ये कवच वाले दानव जाग पाएं। और तभी जिन्वू कहता है जागो। और इतना कहते ही वो कवच वाले दानव उसके लिए काम करने लगते हैं। और इसके बाद जिन्वू उन जादूगरों को भी जिंदा करता है जो कि इन कवच वाले दानवों को कंट्रोल करेगा। और इसके बाद जिन्वू की नजर इग्रिस की बॉडी पर जाती है और जिन्वू सोचता है कि अगर ये मेरी साइड हो गया तो मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा, क्योंकि इग्रिस मेरे ही बराबर स्ट्रॉन्ग है। और अब वो इग्रिस के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है जागो। लेकिन तभी कुछ होता है और जिन्वू देखता है कि इग्रिस ने जागने की कोशिश तो करी, लेकिन ये जाग नहीं पाया और शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। और अब जिन्वू के पास 2 ही चांस बचते हैं। और अब जिन्वू उसे एक बार फिर से कहता है जागो, लेकिन इस बार भी वैसा ही होता है। वो शैडो एक्सट्रैक्शन फिर से फेल हो जाता है और अब उसके पास इग्रिस को जगाने का सिर्फ एक ही चांस होता है। और तभी जिन्वू इग्रिस से कहने लगता है तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए जो तुम्हारे सामने है, ना कि एक खाली पड़े सिंहासन की। तुम एक योद्धा हो और अपने दुश्मनों को अपनी तलवार से काटना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और इतना कहते ही जिन्वू फिर से कहता है इग्रिस जागो। और इस बार इग्रिस के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलती है और शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे देखकर जिन्वू बहुत खुश हो जाता है। और अब सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन देता है जिसमें सिस्टम बताता है कि तुम्हें इग्रिस को बुलाने के लिए क्या कहना होगा। और तभी जिन्वू वहां लिख देता है कि जैसे ही मैं इग्रिस वर्ड बोलूंगा मेरे सामने इग्रिस आ जाना चाहिए। और अब इग्रिस अपनी जगह से उठकर जिन्वू के पीछे आकर बैठ जाता है और वो कवच वाले दानव इग्रिस को देखकर उसके पीछे बैठ जाते हैं। और अब जिन्वू कहता है तुम सभी अब मेरे साथ हो।